गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप सबका स्वागत है हमारे इस स्पेशल इंटरव्यू सेगमेंट में जिसका नाम है एक ही व्यक्तित्व। और मैं आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी नमस्कार के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी वाओ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल का, वाओ इंडिया की कल्चरल वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा का, और वाओ इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर सरिता रस्तोगी जी का, और साथ ही तमाम हमारे वाओ इंडिया के मेंबर्स जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और उन सभी दर्शकों का भी जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। लीना, एक चीज हम और बीच में बोलना चाहेंगे। प्रमिला कौशिक वो बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और अपना वो इनका एक है ग्रुप है, वो भी चलाती हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। तो प्रमिला जी, आपका बहुत भी स्वागत है। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का कि मुझको आप लोगों ने आमंत्रित किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। आपको हमने अपने वाओ साहित्य कृतिक मंच में जोड़ा हुआ है, आपको शायद ध्यान होगा। जी बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल देखती हूँ मैं। जी हाँ लीना। प्रमिला जी, मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ही खुशी हो रही है हमें, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम होस्ट कर रहे हैं एक बेहद ही यूनिक गेस्ट को। ये जो हमारी गेस्ट है, ये बहुत ही टैलेंटेड पोएट है, एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है, और साथ ही साथ एक बेहद टैलेंटेड कथक डांसर भी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इन तीनों कलाओं के संगम से जो व्यक्तित्व बना है उसके बारे में जानूं और समझूं। आई एम श्योर आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितनी कि मैं हूं। तो इससे पहले कि हम उस व्यक्तित्व को आपसे मिलवाएं और उनसे रूबरू हों, मैं चाहती हूं कि पूर्णिमा जी हम सबसे रूबरू हों और दो शब्द कहें। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। धन्यवाद लीना। छिपे ओट में प्रिय रहे निहार, भीजा सिंगार, अधर मौन नयन करें बात, बीते न रात, दीप नैवेद्य तुलसी आराधना, तप साधन, सहसा खुला पर्वत घाटी पार, शीत का द्वार, चंद्र बढ़ाए विरहिणी की पीर, जिया अधीर। नहीं, ये हमारी पंक्तियां नहीं है, तो एक वानगी है उस व्यक्तित्व के कृतित्व की जिन्होंने आज हमारे पटल की शोभा बढ़ाई है। जी हाँ जी, स्वागत है आज की विशिष्ट व्यक्तित्व डॉक्टर नीलम वर्मा का, जिनका परिचय तो लीना आप देंगी ही, लेकिन हम नीलम जी आभारी हैं आपके। नीलम जी को हम कभी भी फोन करें, चाहे किसी प्रोग्राम में बुलाना हो, चाहे एक ही फोन पे, ये हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। तो इनके इस स्नेह के लिए हम वास्तव में बहुत आभारी हैं। मेरा सौभाग्य। नीलम नहीं नीलम जी, वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है कि आपका स्नेह हमें मिला हुआ है। हम नीलम जी के फार्म हाउस पर भी जाकर आए हैं। वहां पर जिस तरह से हरियाली के वातावरण में काव्य गोष्ठियां होती हैं, मजा आ जाता है। हर शैली में नीलम जी ने लिखा है, गीत, गजल, गद्य, पद्य, यानी जितनी भी काव्य की धाराएं हैं, मुख्य धारा की हर विधा में तो लिखती ही हैं, लेकिन उसके साथ ही हाइकू में जिस तरह से इन्होंने लिखा, तो इन्हें हाइकू क्वीन कहें तो हमारे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इनकी देखा देखी, इनकी रचनाओं के प्रत्युत्तर में हम भी हाइकू लिखना सीख गए हैं। इन्होंने रचनाकारों को प्रेरित किया है हाइकू लिखने के लिए। दो इन्होंने रचनाएं हमें भेंट की थी, पेंटिंग में कविता और समयांतर, जिनकी समीक्षाएं भी पेंटिंग में कविता की तो हमने नहीं, समयांतर की तो शायद हमने कल भी उसको दोबारा से पोस्ट किया है। तो जहां तक हम यहाँ पर समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन पेंटिंग में कविता की जहां तक बात है, तो अमृता शेरगिल जैसे विषय को चुनना
अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उनका अपना जीवन एक बहुत ही विचित्र प्रकार का रहा। मिली जुली संस्कृति उनके विरासत में मिली, उसके बावजूद पूरी तरह से भारतीय रंगों में रंगी तुलिका, कोई पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा समाज का, जीवन का, जिस पर उन्होंने तुलिका ना फेरी हो। और उस पर नीलम जी ने जिस तरह से हाइकू लिखे, हाइकू 5-7-5 के क्रम में मात्र 17 वर्णों में कहानी को पूरा कर देना, और उस सारगर्भित रहस्यमय शैली में अमृता शेरगिल के गहन भावों वाले चित्रों को वाणी देना। मतलब अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स देखिए तो लगेगा कि उसमें कविता छिपी हुई है, और नीलम जी की उन पर हाइकू पढ़िए तो आपके सामने वो पेंटिंग्स बिना देखे ही आ जाएंगी। इतना उसको उन्होंने उसमें चित्र खींचे हैं, तो इसके लिए नीलम जी बधाई की पात्र हैं। अभी हम और बहुत कुछ नहीं कहेंगे, वो सब बाद में। अभी तो आप कार्यक्रम को लीना आगे बढ़ाइए, नीलम जी का परिचय दीजिए और फिर नीलम जी की वाणी सुनते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर नीलम वर्मा एक कवित्री है, नृत्यांगना है और कार्डियोलॉजिस्ट है। कल्पतरु की ओर से उन्हें कविता विदुषी सम्मान सम्मान मिल चुका है। ये सम्मान उन्हें भगवत गीता की काव्य रचना कृति उत्तिष्ठ भारत के लिए दिया गया था। इसके अलावा उनकी काफी सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें उनका कविता संग्रह प्रत्यूष, खंड काव्य अंतरंगिनी, रुक्मिणी कृष्ण प्रणय रहस्य जो कि एक मुक्त काव्य रचना है, और हाइकू संग्रह समयांतर। इसके अलावा उन्होंने हरीश नवल के व्यंग उपन्यास बोगी 2003 का अंग्रेजी अनुवाद किया है। इसके अलावा उनकी काफी सारी पुस्तकें अभी प्रकाशाधीन हैं। नीलम जी के बारे में खास बात यह है कि काव्य रचना के साथ साथ जो उनकी नृत्य कला में रुचि है वो उन्हें एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाती है। नृत्य की उन्होंने कथक विधा चुनी और इस विधा के गुरु थे पंडित बिरजू महाराज जी, और उनका विशेष जो प्रयास है वो सूत्रधार की परंपरागत शैली पे काव्य नृत्य प्रस्तुतिकरण का रहा है। वे महाकवि कालिदास के ऋतु संहार, महिषी महादेवी वर्मा की कविताओं पर बसंतिका व मैथिली शरण गुप्त के साकेत पर सौमित्र प्रिया प्रस्तुत कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचना उत्तिष्ठ भारत का भी नृत्य नाट्य मंचन किया है। तो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन नीलम जी आपका रहा है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक पोएटेस हैं, तो क्या आपकी कार्डियोलॉजी की जो नॉलेज है उसका आपकी कविताओं पर असर है? अगर है तो किस तरीके से? पहले तो इस मंच का, इस खूबसूरत मंच का बहुत बहुत आभार, और मुझे आज ये अवसर देने के लिए कि मैं अपनी कुछ विचार और अपनी अनुभूतियां आप सब लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरा कार्डियोलॉजी का जो ये सफर था, ये जिंदगी में काफी बाद में शुरू हुआ। कविताएं बहुत पहले मेरे अंदर जो थी, अपनी घुसपैठ उनकी हो चुकी थी। मैं घुसपैठ इसलिए कहूंगी कि मेरा शुरू से ही, जब मैं अभी 3-4 साल की ही थी, तभी से मन था मुझे डॉक्टर बनना है। और मेरे दिमाग में एक ये आइडिया फिक्स था कि डॉक्टर वो बच्चा बनता है जो क्लास में फर्स्ट आता है। और वो इसलिए मेरा ध्यान किसी और तरफ कभी होता ही नहीं था। मुझे बस अगर एक भी नंबर किसी चीज में कट गया तो ये कैसे काटा मैम ने, मैं उसी के पीछे लगी रहती शुरू से ही। अब हुआ ये कि अनायास ही जब मैं 5th क्लास में थी तो हमारी हिंदी की मैम ने कहा कि आप घर से सब बच्चे एक एक पोएम लिख के लाएंगे। तो मैंने कहा छोड़ो, कौन लिखता है, ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं ऑल इंडिया रेडियो पे बच्चों के प्रोग्राम पे जो कविता सुनती थी, बहुत सारे गीत आते थे, उसमें से एक मैं लिख के ले गई। मैंने कहा 5वीं क्लास में थी, मुझे लगा
मैम कौन सा बच्चों का प्रोग्राम देखती होंगी, उन्हें कैसे पता चलेगा, मेरा निपट जाएगा ये मामला। और हुआ भी वही, मैम ने देखा जैसे इतने सारे बच्चे 30 बच्चे थे, उनके बीच में मेरी कॉपी भी निकल गई, मुझे शाबाश भी लिख दिया, मैं अपना चुपचाप बैठ गई आके। अब ये बात मेरी जो पीछे की सीट पे मेरी सहेली बैठी थी उसने देख ली और उसने मेरा शाबाश भी देख लिया। अब उसको वो होता है ना उस एज में एक दूसरे से कंपटीशन ये होता है, इसको शाबाश मिला, मुझे तो मिला नहीं। उसने झपट के मेरी कॉपी उठाई और मैम के पास पहुंच गई और उनको जाके मेरी पोल खोल दी। अरे बाप रे। अब मैम के साथ पूरी क्लास मुझे ऐसे जिस तरह घूर रही थी कि क्योंकि मेरी चोरी तो पकड़ी गई और जो बेइज्जती हुई वो अलग। तो खैर अब वो वाला मौका तो निकल गया किसी तरह से, मतलब मानी तो नहीं मैं कि मैंने चुराई है, मगर मेरे दिल को बहाने बहुत बनाए। खैर अब धीरे धीरे मेरे मन में आया अब इतनी बेइज्जती हो गई, अब अपनी बेइज्जती को वो थोड़ा उससे ठीक भी किया जाए। तो मैंने ऐसे ही जोड़ जोड़ के, मतलब कि जो मैं सुनती थी उसी के हिसाब से कुछ आगे पीछे करके जोड़ जोड़ के मैंने लिखना शुरू करती थी। और जब कुछ मेरा बन जाता था तो मैं क्लास में जब फ्री पीरियड होता था तो कहती थी लो सुनो देखो आज मैंने एक पोएम लिखी है। अब वो जो मेरी सहेली थी ना, मैं जैसे कोई लिख के सुनाती थी, अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ी थी, ये तूने थोड़ा लिखी है, ये तो तूने चोरी की लिखी है। मतलब वो टाइम ऐसा होता है ना, बचपना। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब लोग उसी की बात मानते थे, क्योंकि चोर तो मैं थी। तो एक दिन मैंने सोचते सोचते मुझे एक आइडिया आया, ट्रिक आई। मैंने उसी अपने फ्रेंड के ऊपर पोएम लिख दी और मैंने उसे क्लास में सुना दिया और मैंने कहा ये बता तुमने कहाँ पढ़ी है। और आप मानेंगे नहीं, बचपना इतना भोला होता है, वो उसी टाइम मेरी लाउडेस्ट चीयर लीडर बन गई और आज भी है। और वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रहती है। जब कभी हमारी फेसबुक पे वो मेरी पोएम्स पढ़ती है और सबकी तारीफें देखती है, देखा नीलम तेरी कितनी तारीफ हो रही है, मैंने तुझे खुरच खुरच के पोएटिस बनाया है। तो खैर यहाँ से मेरा ये शुरू हो गया लिखना। और बाय फेट होता है ना कि कुछ चीजें हमारे लिए अगर अपॉर्चुनिटीज आनी होती हैं, अगर हम उस तरफ थोड़ा सा भी अपने आप से प्रयास कर रहे होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो बच्चों की मैगजीन आती थी पराग, उसमें कंपटीशन आया, उन्होंने एक लाइन दी कि आप इसके आगे लिखिए कविता। उन्होंने लाइन दी थी बादल नया संदेशा लाए, मैंने भी लिख के भेज दी, मेरी उसमें पुरस्कृत हो गई 5 और पोएम्स के साथ में। तो फिर तो मेरी वाह हो गई, फिर तो पूरे स्कूल और हौसला बढ़ गया, और भी हौसला बढ़ गया। और फिर सबके सामने बहुत, मतलब एक होता है ना कि क्लास में सबके सामने एक, तो जहाँ अच्छा जैसी मेरी छपी, मैं सबसे पहले वो मैगजीन लेके अपनी 5th क्लास वाली मैम के पास गई। मैंने कहा देखो मैम ये मैंने खुद लिखी है, अब आप मत कहना। तो मैंने कहा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह लिखना। तो यहाँ से मेरा एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर लेकिन वो उसमें जो मेरी छपी कविता, उसने मुझे एक बहुत नया आइडिया दिया। मैंने औरों की भी पढ़ी, मैं उस टाइम होंगी मैं कैसे 11-12 साल की, तो और जो क्योंकि वो उसमें जो था वो एज लिमिट 16 था, तो बाकी बड़ी एज के होंगे। तो उस टाइम पे इंडो चाइना वॉर हो रही थी, तो उन्होंने अक्सर बादलों को युद्ध के बादल करके उन्होंने कुछ, मतलब उनकी जो कॉम्पोजिशंस थी उस टाइप की थी कि समर के बादल ऐसे। तो मैंने कहा इसका मतलब कि ऐसा नहीं होता जो हम देखते हैं वही लिखते हैं, हम उसमें सिमिलीज ढूंढ सकते हैं। वो एक मुझे जैसे माइंड का होता है ना, एक आपका स्विच ऑन हो गया। तो अब जो मेरे पोएम्स का था उसका स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया। तो यहाँ से जो था मेरा वो ये इसमें मैंने अलग अलग टाइप की सिमिलीज को कैसे हम अपनी पोइट्री में हम डाल, मतलब क्योंकि मैंने कहीं सीखी नहीं थी मैं, और मैंने 8th में आते ही मैंने साइंस ले ली थी, तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। लेकिन मुझे हिंदी की पोइट्री पढ़ने का शौक बहुत था और मुझे अक्सर बहुत सारी पोएम्स अच्छी मुझे याद होती थी। अब जब मैं हमारे टाइम में उस टाइम पे प्री मेडिकल होता था, तो मैं हिंदू कॉलेज में आई, तो वहां पे अब तो टोटली ये था कि मैंने कहा चलो अब तो ये पोइट्री और ये सब कुछ जो है हम इसको बैक स्टेज पे कर देते हैं। तो हाँ, तो और मैं अपना चूंकि कॉम्पिटिटिव है और साल भी पूरा का पूरा दाव पे लगा हुआ है, तो बाय चांस मैंने
बोर्ड पे देखिएगा, इस तारीख को हिंदी कविता प्रतियोगिता होगी, जो लोग भाग लेना चाहें अपने नाम संचालक परीश नवल को दे दें। वो उस टाइम पे एमए की सेकंड ईयर वहां से स्टूडेंट आपका कमल जी से संपर्क है। तो मैं उनको ढूंढती कनेक्शन शुरू हुआ। तो आई वाज, ऐसे होता है ना कि फिर से एक दिल के अंदर एक तो आने लग जाती है छुप के कि मतलब कि मेरा भी मन किया, मैं उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, नाम दे दिया। अब वहां पे मैं जाकर देखा, जैसे वो मैगजीन में देखा था कि कुछ पोएम्स बिल्कुल अलग लेवल की थी। उस समय क्या हुआ था कि नई कविता शुरू हुई थी आनी, मुक्त छंद शुरू हुआ था। तो अक्सर, और जो वहाँ पे बाकी के सारे थे गर्ल्स और बॉयज जो थे वहाँ कॉलेज के, सबके सब आर्ट्स के थे, तो उनके स्टाइल में वो वाला स्टाइल था। मैं तो अभी भी महादेवी वर्मा के स्टाइल में लिखती थी, गीत बना बना के अपनी तरफ से। तो मैंने कहा अरे ये तो स्टाइल ही पूरा बदल गया, मैं तो इनके मतलब मुझे तो इस ढंग से सोचना भी नहीं आता। तो मैंने फर्स्ट वाले कंपटीशन में कुछ, मेरे को उन्होंने कंसोलेशन प्राइज भी दे दिया। तो मैंने सोचा नहीं, अब नहीं जाऊंगी मैं, तो ऐसा तो नहीं लिख सकती। तो मुझे जब भी होनी होती थी तो मेरे ख्याल से नवल को ये लगा होगा कि एक साइंस की स्टूडेंट आई, वो भी प्री मेडिकल कंडीशन से इतने सालों जो कि हिंदी की पोएट्री में कुछ अच्छी है, तो वो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देते थे कि इस दिन होगा, तुम एक अपनी पोएम तैयार कर लेना। मैं कहती थी हे भगवान, ये तो पोएट्री में मेरे पीछे पड़ गई। तो खैर मुझे लगता था, फिर मैंने जब उन्होंने इंस्पायर किया ना, तो फिर मैंने थोड़ा ट्राई भी किया कि मैं अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज करूं, थोड़ा जो आज लिखा जा रहा है उसके अनुसार मैं अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को मिलाऊं। तो वो एक जो चीज था ना, वो एक हमारा हार्ट, जो आपने बात की कि दिल जो हमारा फिजिकल आर्ट होता है, एक हमारा साइकिक हार्ट होता है। तो उसने मेरे साइकिक हार्ट को इस ढंग से उसके ऊपर इफेक्टिविटी उसकी आ गई कि मेरे मन ने कुछ अलग तरह से अंदर से उसमें भावों का उत्पत्ति, जो भाव को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, भाव की उत्पत्ति से लेकर कि हमारा दिल ही मेन उसमें काम कर रहा होता है। हमारे पूरा का पूरा जो माइंड जो है, मन, जिसमें हमारा ब्रेन और हार्ट दोनों, आप तो समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस जो चल रहा होता है, वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हार्ट में से जैसे एक नई तरह की वेव्स निकल रही है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अच्छा नीलम जी, उस समय की कोई रचना, उस समय की कोई रचना आपको स्मरण है, याद है? हाँ, वो है वह देखो के सूरज में कर दिया एक और दिन का फूल, और बांध दी जब की आंखों पर रात की काली पट्टी, सबने देवता कह पूजा से वह आया जब फिर से। तो ये जो मैंने पहली अपनी मुक्त छंद की लिखी थी, ये मुझे याद है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने मुक्त छंद की ओर भी मेरा बनने लग गया, वो फ्लो आने लग गया। अब प्री मेडिकल से, अब जब मेरा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉम्पिटिटिव तो था बहुत, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि पोइट्री लिखने से ना मेरा माइंड और शार्प हो रहा था। जो भी हमारे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके प्रॉब्लम्स, मेरा माइंड और शार्पली उसमें जो ऑप्शंस वगैरह, मतलब दैट वाज गिविंग मी एक्स्ट्रा एनर्जी, से कहना चाहिए। एक उसको कहते हैं ना, एक्स फैक्टर, दैट एक्स फैक्टर केम। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बार ये हो जाता था कि मुझे अपने आप को नहीं समझ आता था कि कल तक तो ये नहीं समझ आ रही थी चीज, मुझे ये आज कैसे आ गई। तो मेरे लिए अपनी चीजों को मेमोराइज करना, क्योंकि पोइट्री और सॉन्ग जो है वो हमारी मेमोरी के साथ लिंक्ड है। आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि जो हमने पोइटिक कोटेशंस वगैरह बचपन में सुनी है, या जो सॉन्ग्स हम लोगों ने सुने हैं, भले फिल्म सॉन्ग्स हो, वो हमें कितनी अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। तो जो पोइट्री जो है बेसिकली, वो हमारे माइंड की मेमोरी को कहीं, वो उसके जो हिडन पाथवेज हैं, जो उसकी नर्व्स का जो सिस्टम है, वो उसको कहीं ना कहीं कुछ उसमें ऐसे केमिकल्स, हार्मोन्स, शायद डोपामिन, सेरोटोनिन, क्या क्या बनाते रहती है पोइट्री अंदर जाके। नहीं वैसे भी हार्मोन होते हैं। नहीं वैसे भी आप देखिए कि अगर आपका मन उदास है या किसी वजह से कोई वो है, तो आप लिखने बैठ जाइए, आप पूरी तरह से तरोताजा होके बाहर निकलेंगे, अगर किसी को लिखने का शौक। हाँ। अब जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आई,
बार फिर मेरे माइंड में वही आया कि भाई अब तो डॉक्टर बनना ही है, अब तो 4 साल और इधर उधर सीखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो तुम भाई सीधा नीलम अपनी बुक्स में घुस जाओ, वो मोटी मोटी ग्रेज एनाटॉमी और क्या क्या तो पढ़ेंगे। मैं खुद ही तो आई हूँ मर मर कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो अब लेकिन मैं जैसे ही कॉलेज में कॉरिडोर में घुसी, वहाँ वॉल मैगजीन लगी थी, और उस वॉल मैगजीन में हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे उनकी वो पोएम्स लगी हुई। मेरे दिल में फिर से आया एक बार पोइट्री का बुखार फिर चढ़ गया। तो मैंने उन लोगों की देखी पोएम्स, मैंने कहा हाँ मेरे इनके आसपास ही हैं, और इसका मतलब डॉक्टर्स भी पोइट्री लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर्स पोइट्री नहीं लिखते हैं। तो इसलिए मेरे ऊपर कोई बैरियर नहीं है मेरे आगे। तो वो उससे मुझे थोड़ा उत्साह मिला। तो उनके जैसी उनके आसपास की लिख लिख के लगाने लगी हुई है मैं भी जा के। अब उस टाइम पे जैसे होता है ना, मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज में से अपॉर्चुनिटीज निकलती जाती हैं। उसी समय वो टाइम होगा 71 का, युववाणी शुरू हुई, और युववाणी में कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, और मैंने देखा उसमें काव्य गोष्ठी होती थी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास अच्छा, ये इस टाइम में मैंने जब मैं स्कूल में थी, मेरी पराग में आने के बाद में मैंने नव भारत टाइम्स के बाल भारत सेक्शन में अपनी पोएम्स भेजनी शुरू कर दी। तो मेरी इतनी मोटी स्क्रैप बुक तैयार थी। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत है लिखा, मतलब कि जो कि किसी ना किसी पॉकेट में न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो मैं गई वहां पे, मैं कहा कि अच्छा मैं जाके चेक करती हूँ कि कौन है जिनसे मिलना होगा, कुछ तो नहीं जानती थी। तो वहां पर जब मैं गई तो वो जो उनका जो पोइट्री सेक्शन के बाहर जो नाम लिखा हुआ था रमानाथ अवस्थी, अब उनके तो कितने अरे बाप रे, अब उनके मैं तो वो नाम देख के एक बार तो दिल जैसे होता है ना, किसी सेलिब्रिटी अंदर बैठे हैं बिल्कुल। तो, और उनके हम लोग गीत तो हम लोग ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते ही रहते थे। और क्या, तो मैंने कहा अच्छा अंदर वो बैठे हैं। तो एक बार तो मैं रुक गई, मैंने कहा अच्छा चलो अब आई गई हूँ तो जाती हूँ। तो उन्होंने लिया, देखा सब कुछ, और ऐसे वैसे पलट के उनसे पूछा कौन कॉलेज से। मैंने बताया मौलाना। अच्छा मेडिकल स्टूडेंट हो? तो मुझे लगा अब ये कहाँ है कि मेडिकल स्टूडेंट तो बाहर जाओ, यहाँ ये भी हो सकता है ना। कहते अच्छा हम आपको ना सूचित करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा जी धन्यवाद, आज जो क्या गया है। अब मेरे को 15 दिन के बाद में लेटर आ गया कि आपका इस दिन ये आपके लिए काव्य गोष्ठी की जाएगी। उसमें 4-5 जो होते थे कॉलेज के स्टूडेंट्स, हम लोगों का बैठे होता था। तो मेरे तो पैर नहीं टिक रहे, पूरे कॉलेज को बता दिया वॉल मैगजीन पे भी लगा दिया। और वहां पे वो और क्या था ना कि संचालन अवस्थी जी अपने आप करते थे, और उन्होंने एक दो बातें ऐसी बताई जो कि जिंदगी का गुरु मंत्र बन गई। एक तो उन्होंने ये कहा, जब हमारी एंड होती थी ना गोष्ठी, तो हमेशा ये कहते थे जिंदगी में झुककर कुछ मत उठाना, भले ही वो कविता ही क्यों ना हो। वाह वाह, क्या बात। तो ये चीज जो थी ना दिमाग में, जैसे कुछ होती है ना कि स्पॉट्स आपके गांठ बंध जाती है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने एक बार कहा कि शब्द को मत छोड़ना, शब्द तुम्हें ब्रह्म तक ले जाएगा। वो ऐसी बातें बाद में कह देते थे कि एक हमें ना केवल पोएट्री के लिए, तो खैर उनका वो था ही कि हमें उनकी पोएट्री पढ़ के इतने सारे हम उससे वो एनर्जी लेते थे। ये जो साथ में जो उनके गुरु मंत्र होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे। और यहाँ से तो फिर अब मैंने अपना पूरे फुल फ्लो में शुरू हो गया मेरा लिखना। फिर तो कोई मतलब वो ही नहीं था ना कोई, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास आ गया कि और अब इस समय पे जो अब आप मतलब कि यहाँ से मेरा जो पोइट्री का फ्लो था वो फुल ऑन हो गया, शुरू हुआ। बिल्कुल। और कथक का शौक कहाँ से पड़ा? किसका? कथक का वो एक और शाखा पेड़ की। हम लोग सेकंड ईयर में थे तो हमारा जो ड्रामा सेक्रेटरी था वो कहने लगा इस साल हम ना ड्रामा नहीं कराएंगे, हम लोग बैले करवाएंगे। तो हमारी क्लास का ही एक जो मेरा क्लास फेलो था, उसने अपने स्कूल में बिरजू महाराज जी से डांस सीखा हुआ था। तो कहता हाँ वो मैं उनसे बोल दूंगा, तो वो मतलब कि आ जाएंगे यहाँ पे, और कौन सी स्क्रिप्ट वगैरह करनी है उसको भी बड़ा, मतलब ये ड्रामा और ये कल्चरल के कई होते हैं, मतलब जो कि
मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत होते हुए इंटरेस्टेड भी रहता है। उनका कल्चर, तो उसका भी दिमाग, और एक दो और भी हमारे साथ में लोग थे। एक आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, जो इस समय लंदन में है, निखिल चंद्र कौशिक, निखिल चंद्र राइटर कौशिक, है, और उन्होंने फिल्म भी बनाई हुई है। तो वो भी, क्योंकि मेरे की तो हमने सबने प्लान बनाया, अच्छा ठीक है हम लोग, मतलब प्लान तो उन लोगों का था, मुझे तो डांस आता नहीं था। तो लेकिन जब वो स्क्रिप्ट वगैरह, तो मेरा बड़ा वो मन के अंदर ना क्यूरियोसिटी थी कि जाकर देखूं कि शायद मुझे भी कोई एक छोटा मोटा रोल मिल जाए, मुझे स्टेज पे ड्रामा करना, डिबेट में पार्टिसिपेट करना, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ हो ना, तो मुझे बड़ा मन करता था कि जाके उसमें ट्राई करो, थोड़ा सा नया कुछ सीखो। तो वो जब उन्होंने अदले जहांगीर करके उन्होंने, उनका वो कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने बैले में प्रेजेंट किया, और उसमें बीच में 3 कोट डांसर्स की जरूरत थी। तो उसमें उन्होंने 3, मतलब उनमें से 2 गर्ल्स ने सीखा हुआ था, मैंने सीखा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे भी उन्होंने डाल दिया, कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा पिकअप तुम्हारा ठीक है। तो उसमें प्योर डांस हमारे लिए रखे गए थे। तो महाराज जी ने जब ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला था, हम लोग 5-6 गर्ल्स गई थी कि उनमें से 2 तो सीखी थी, और एक मतलब कि मुझे उन्होंने साइड में उसके साथ में दे दिया रोल। और महाराज जी ने मुझे 2-3 बार कहा कि तुम्हारी ना मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं नीलम, तुम कभी डांस सीख लो। महाराज जी, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम तो कहते वो, जब मुझे मिलते कहते तुम कभी डांस सीख लेना, तुम्हारा ये, वो उस टाइम पे कथक केंद्र में होते थे, मंडी हाउस था कॉलेज के पीछे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैं हाउस जॉब करके जब मैं एमडी कर रही थी, तब एक बार ऐसा लगा, वही जो पहले होता है एकदम से स्ट्रेस माइंड के ऊपर, और हॉस्पिटल्स का अपना लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी और ये वो, तो माइंड बहुत बार बिल्कुल टायर्ड हो जाता था, मुझे कोई रिक्रिएशन चाहिए था। मैंने इधर उधर देखा, तो जो मेरी फ्रेंड्स थी, जिस दिन ऑफ होता था, दे यूज्ड टू सी अ मूवी और गो फॉर शॉपिंग, मैंने कहा नहीं, मैं ना कुछ ऐसा काम करती हूँ जो हेल्दी भी हो। तो मैं कथक केंद्र गई, मैंने उनको बोला महाराज जी को, मैंने कहा आपने कहा था सीख लेना, मुझे सिखा दीजिए। फिर मैंने 3 साल सीखा, जब मुझे टाइम मिलता था अपनी ऑफ ड्यूटी टाइम का, तो वो मैं जाके फिर वो 3 साल में मैंने जब उनसे जब सीखा, तो उनका सिखाने का तरीका ऐसा था कि वो केवल मूवमेंट्स नहीं बताते थे, उसमें श्वास कैसे मूव कर रहा है मूवमेंट के साथ में, और कैसे आपका स्केलेटल सिस्टम, मतलब आपका स्पाइन किस तरह से मूव करेगा। तो वो क्या कहते थे, देखो यहाँ पे हाथ रख के देखो मेरे, देखो ये वाली, तो हम सारे बारी बारी, हाँ यहाँ के जो मसल्स को इतना ऐसे करना है यहाँ, और उनका वो स्पॉन्टेनियस होता था, हम सारा टाइम ऐसे, वैसा तो नहीं होता जैसा गुरु जी करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि कहीं हमारी बॉडी की एनाटमी और खासकर कथक डांस की जो नेचुरल मूवमेंट फ्लो है, वो आपस में जॉइंट है। तो मैंने सोचा चलो कभी मौका मिलेगा तो मैं योगा, डांस, म्यूजिक, पोएट्री सबको मिला के सिखा अपने ख्यालों में। और एक और बहुत अच्छी बात शुरू ये हुई थी कि प्योर डांस के साथ साथ महाराज जी ने ही बैले कॉम्पोजिशन शुरू किए हुए थे, जैसे कुमार संभव, जी और ऐसे, हाँ जी, तो उन्होंने गालिब भी उन्होंने किया, हाँ जी, ये सब उन्होंने कर कुमार संभव, मीरा, राधायन, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे शुरू किए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कुमार संभव में एक रोल दे दिया। अब मैंने उसको, मतलब एक स्मॉल रोल था मेरा, तो वो, लेकिन क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि उसके लिए तो बहुत टाइम देना पड़ता है ना रिहर्सल में, तो जो कि एक सिंगल पर्सन का रोल था, वो उन्होंने मुझे दिया। मैं साफ कहूँ तो उन्होंने मुझे पार्वती की माँ का रोल दिया। और सब मुझे स्टेज के बाहर आके कह रहे हैं, मैंने जबकि बाल अपने अच्छे से व्हाइट किए थे, कहते लेकिन तुम तो पार्वती की बेटी लग रही थी, तुम कितना तो खैर उसमें मुझे ये मैंने देखा कि एक स्क्रिप्ट से बैले बनता कैसे है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। कथक केंद्र में तब पोएट थे जो कि उनका स्क्रिप्ट बनाते थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो वहां से एक पेज, जी, तो उनकी वहां से एक पेज करके स्क्रिप्ट आती थी, महाराज जी उसको देखते थे, फिर वो पहले उसके लिए मतलब कि कौन सी ताल में बनेगी, फिर उसके लिए ट्यून निकालते थे, फिर जो सारे सारिंदे होते थे, एक उनके पास में पर्सन थे जो नोटेशन बना रहे थे, वो उसके बना के नोटेशन सबको बांटते थे, और फिर उसमें से ट्यून बन के फिर उसके ऊपर डांस के स्टेप्स और कोरियोग्राफी,
तो वो मैंने पूरा प्रोसेस देख लिया। तो मतलब उस वक्त में तो कभी- इतना मतलब इतना मुश्किल होता था ये, क्योंकि एक तो लाइव होता था, म्यूजिशियंस बिल्कुल, भी सारे लाइव होते म्यूजिशियंस थे, भी सारे कुछ live, रिकॉर्डेड सब नहीं live। होता था। हाँ हाँ हाँ, तत्कार बोल रहे हैं, पढ़ंत कर रहे हैं, वो भी लाइव हो रहा है, सब कुछ, गाना सब भी कुछ। लाइव हो रहा है, सब हाँ, कुछ लाइव होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसेस देखते देखते एक सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई कभी कॉम्पोजिशन जी। करूंगी, क्योंकि फिर तो जी। इसके बाद तो मुझे पता था, अब ये एमडी खत्म हुई नहीं कि हाँ। आई विल बी इन द, जैसे कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो ऑब्वियसली वही हुआ फिर वो, लेकिन वो सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में कहीं थी। तो जब मैं अपनी प्रैक्टिस में थी, तो प्रैक्टिस करते करते क्या होता था कि जब मैं जागती थी तब मैं डॉक्टर होती थी, जब मैं सोती थी तब मैं पोएट्स होती थी। तो मतलब आपने प्रॉपर डिवीजन कर रखा था पूरा, और पूरा। दोनों आपकी जो पर्सनालिटीज थी वो कोई पैरेलल इनमें चल रही थी। लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसे भी कर लेती हो, ऐसे भी, तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे अंदर होता है, मेरे अंदर नहीं होता है। सही बात है। तो वो एक मतलब कि जिसको कहना चाहिए कि एक अंदर से एक वो स्किल, इफ यू वांट समथिंग यू विल फाइंड अ वे, कहते हैं वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैंने एक अपना चीज प्रैक्टिस पूछना में चाहूंगी पूरा, यहाँ पे नीलम जी, जैसे जी। आपने शुरू से ये बताया कि आपकी पोइट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा आपके मेंटल डेवलपमेंट का, और आपने अपने बिल्कुल। साइकिक जो हार्ट है और फिजिकल हार्ट है दोनों का डिफरेंस पहचाना और आपने उनको अच्छे से कंबाइन भी किया। क्या कभी ऐसा हुआ कि कार्डियोलॉजी करते हुए आपने ये सोचा हो कि मैंने पोइट्री में तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, पोइट्री में हम कहते हैं दिल में ये होता है वो होता है, चलो आज मैं ढूंढ ही लेती हूँ कि फिजिकल हार्ट में भी वो है कि नहीं है। एग्जैक्टली अब बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बढ़िया, आपका सवाल, बहुत बढ़िया सवाल लीना। बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जो आंसर भी आपको उतना ही बढ़िया मिलेगा कि कई बार कोई आप कोई चीज अगर ना भी ढूंढ रहे हो, अगर आपके फेट में वो है ना, वो चीज आपको ढूंढ लेती है। मेरी ग्रैंडमदर को कभी हमको स्कूल में एक किसी अष्टम भजनावली किसी ने गिफ्ट की, तो उसमें बहू के बहुत सारे वो थे उनके, मतलब कि और भजन वगैरह उनको बेस बना के जो उनको अच्छे लगते थे वो सारी चीजें थी। तो उसमें मीरा के भी थे, सूरदास के थे, दो चार की इतनी सी होगी वो किताब, छोटी सी। तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें गीता के स्थितप्रज्ञ लक्षणम और उसका उस श्लोक का दो लाइन में उसका वो ट्रांसलेशन। तो क्योंकि मैं कभी गीता मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि हम लोग आर्य समाजी थे, तो हम लोग शुरू से ही मतलब इन सब को हम लोग मानते थे कि ये सब मतलब कि इसकी पूजा करना, इसका वो करना, हम इन सब गायत्री मंत्र आडंबर खाली वो करते थे, आडंबर मानते थे। हाँ, गायत्री मंत्र करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, गायत्री मंत्र उसी का यज्ञ करते थे। हाँ जी, हाँ। और हम इन सब जो हमारे देवी देवताएं हैं उनके लिए हमारा सम्मान था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनके कोई रिचुअल्स वगैरह मान रहे हो, या हम उनकी जैसे बुक का लोग पाठ करते हैं उस तरह से नहीं करते थे। हमारी आर्य समाज की इतनी सी वो होती थी पतली सी, उसके हम लोग वो संध्यापासना मंत्र और वो सारे हम लोग अपना याद थे, वो सारे मुझको भी याद थे, उनके अर्थ भी पता थे। अब जब मैंने वो स्थितप्रज्ञ लक्षणम पढ़ना शुरू किया, उसका मेरे ख्याल से उसमें 12 श्लोक है कि 18 श्लोक है, तो मुझे एग्जैक्टली ये लगा। मैंने कहा अरे ये जो अर्जुन को कह रहे हैं वही तो आज के फिजिकल हार्ट की प्रॉब्लम है। अर्जुन वाज हैविंग अ पैनिक अटैक। मेरा एकदम से मैंने साइंटिफिक एंगल से कि वो उसको, क्योंकि देखो, और हम वी एज डॉक्टर्स नो कि पैनिक अटैक में पर्सन कैन गो इनटू अ वेसोवेगल शॉक, ही कैन डाई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो बिल्कुल, और दैट वाज द टाइम when the age of the patients for the heart disease वो बहुत स्लाइड डाउन कर गई थी। जो पहले प्रॉब्लम्स 80 पे होती थी वो 60 में, जब तक हमारा मेडिकल डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करने का टाइम आया, इट वाज देयर इन द एज ऑफ 40। तो आई रियलाइज कि स्ट्रेस विद अ पैनिक अटैक
this is the problem today. People are not being able to balance between the materialistic world and their spiritual entity. तो वो spiritual entity को as a spiritual आप कहें तो उसको प्रवचन ना कह के अगर आप एक उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट निकालना चाहते हैं तो वो इस तज्ञ लक्षणम के श्लोक में है। तो उनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया इन पोएट्री। अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण एक मनोचिकित्सक ही थे। अर्जुन के सामने मनोचिकित्सक की ही भूमिका में आए हैं। भूमिका बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, वो अध्यात्म परक मनोचिकित्सा जो होती है वो थे ही मनोचिकित्सा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन दिनों में मैंने थोड़ी सी अपनी पोइट्री बेस्ड पोएम्स जो मैंने स्कूल में मैं पढ़ती रहती थी, मैं शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद जी की या महादेवी वर्मा जी की, तो उन्हीं के महाराज जी की ही टीम में से उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि मैं कुछ ऐसे अपना कॉम्पोजिशन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि इनको ले लो तुम, जो ये मेरी टीम वाले पहले वाले ये जो हैं म्यूजिक कॉम्पोजर ये वो, तो वो उनको मैंने बोला जो दादा थे हमारे कि ना मुझे आप ना ऐसे इसका म्यूजिक बनाओ कि वो हीलिंग म्यूजिक बन जाए। कुछ ऐसा होता है हीलिंग म्यूजिक? कहते हैं हाँ वो होता है, लेकिन मैंने कहा मुझे वो प्योर राग नहीं चाहिए, मुझे वो राग सिखाना चिकित्सा, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन बनाओ। कहते हाँ राग की जो श्रुतियां होती हैं उनकी एप्लीकेशन से बनता है वो। उन्होंने मुझे उसका साइंस बताया तो मुझे लगा कि हाँ यस ही कैन डू इट। तो उनको मैं अपना कॉन्सेप्ट देती थी कि हीलिंग म्यूजिक में आप इस वाले श्लोक को डालो, आप ऐसे इसका डालो, और मैं उसके साथ में मेडिटेशन का ये वाला चीज कराऊंगी, या मैं उसके साथ में योगा डांस में इस वो ढंग से कराऊंगी। तो ऐसे करते करते, या मैं उसके साथ में खाली म्यूजिक के साथ में और वो श्लोक के साथ में प्राणायाम कैसे, तो मैंने ये पाया है कि प्राणायाम में भी एक होता है जो कि संगीत के साथ किया जाता है। तो आई फाउंड कि ये जो चीजें हैं ये क्या है ना, हमने योग, पोइट्री, मेडिसिन, सर्जरी ये हमने पढ़ने के लिए अलग अलग किए हैं। पीछे से हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है एज अ ह्यूमन बॉडी, उसमें सब चीजें इंटीग्रेटेड है। और शायद यही रीजन रहा कि आप एक इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर, आपने ये पूरी सोच जो है वैदिक ग्राम की वो अब पता लग रही है कैसे। और ये भी एक जिसको कहना चाहिए ना कि जब वो पूरा चक्र घूमता है तो कहीं जाके अपने आप ही बहुत से बिंदु मिल जाते हैं। तो उसी टाइम के ऊपर इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर का सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया, और उसमें योगा और ये सब चीजें उन्होंने उसमें इंटीग्रेट कर ली कि इंटीग्रेटिव मेडिकल केयर के लिए इस ढंग से हमें योगा को यूज करना है। जो उन्होंने उसको, अगर वो प्राणायाम भले ही नहीं कहा, लेकिन द मेडिकल टेक्निक टू ब्रीथ, how to inspire, how to get the breath out and where to hold, जो हमारी ब्रीदिंग में एक इनहेल और एक्सेल के बीच का जो एक ऑटोमेटिक जो पॉज आता है उसको कैसे यूज करना है, उसकी काउंटिंग क्या होगी। तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट साइंस बेटर देन द योगा इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि उनको वो साइंस नहीं पता, उनको ये पता है कि इतना सांस लो, लेकिन उनका वो कैलकुलेशन, उसका काउंटिंग वो एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं जब अपने कुछ भी ग्रुप को, व्हेन आई टेल देम, मैं उन्हें किसी भी तरह की योगा में जाने से पहले मैं सिर्फ उन्हें ब्रेथ कंट्रोल मेडिकली, तो वो उनको लगता है कि हाँ ऐसे तो मतलब इनहेल और एक्सेल करने में भी आपकी कौन सी मसल्स एग्जैक्टली मूव करती हैं। बिल्कुल योगा इंस्ट्रक्टर बोल तो देते हैं नाउ यू इनहेल नाउ टू एक्सेल, उसमें कौन से बॉडी पार्ट को कैसे मूव करना है उसके पीछे एक मेडिकल साइंस है। नहीं तो वो भी आजकल वो भी नहीं बोलते हैं। इन्वॉल्व है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल वो भी नहीं बोलते हैं। हाँ उतना भी नहीं, वो तो मतलब आजकल क्या आ गया है, आजकल शुरू हो गया है पावर योगा, जिसमें सांस लेना ही नहीं है। मतलब नहीं, इसमें भी अगर कोई आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें आपको सांस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे, वो भी बस आप ऊपर होइए, नीचे होइए, ऐसे होइए, ऐसे होइए, छुट्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये योगा सारा जो योगा है वो वेट लॉस सेंट्रिक हो गया है। बिल्कुल while its purpose was to integrate our body, mind and heart,
कंबाइन करना Body था भी उसका part है। पर्पस, माइंड एंड हाँ, बॉडी को, हाँ, और वो yes। उन्होंने सिर्फ वेट लॉस उसको से कनेक्ट कर वेट दिया। लॉस में कर दिया। और और लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि एक जो छोटा बच्चा है वो डायफ्राम से ब्रीथ करता है, लेकिन लोग जब बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। और बॉडी, हम योगा वी कैन डू इट 24 आवर्स। कैसे? बेसिक ऑफ योगा इज बॉडी पोस्चर। आप जब तक आप जाग रहे हो, अगर आप सीधा बैठे, सोने के टाइम पर तो आपकी स्पाइन होती ही सीधी है, तब तो आपका योगा हो ही रहा है। देखिए, अगर किसी भी चीज का, अगर हार्ट का पेशेंट है, किसी भी, उसको कहा लिखा जाता है ऊपर बेड रेस्ट, व्हाई? बिकॉज उस टाइम के ऊपर आपका बॉडी का जो पूरा सिस्टम, जो ब्रीदिंग है, वो डायफ्रामेटिव होती है। यू आर ऑक्सीजनेटिंग योरसेल्फ 40% मोर देन यू आर डूइंग व्हेन यू आर इन द वेकफुल स्टेज। तो ये जो बातें हैं, ये ओनली अ मेडिकल डॉक्टर कैन इंटरप्रेट and can pass it on to the people। और इंटीग्रेटिव मेडिकल केयर जो इंटरनेशनली हो रहा है, उसमें यही है। और लकीली हुआ ये कि मेरा जो एक वो क्लास फेलो था, वो यूएस में था, और वो इसमें इंटीग्रेटिव मेडिकल केयर का उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके कुछ उसका वहां सेंटर था। और ये इंटीग्रेटिव मेडिकल केयर का कॉन्डेल मेडिकल सेंटर खुला दोहा में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, एंड ही वाज मेड द डीन ऑफ दैट। तो उसका मुझे फोन कहने लगा कि सुनो नीलम, तुम मतलब तुम कैसे न्यू कि मैं ऐसे ऐसे काम करती रहती हूँ, ये कहने तुम इसको इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर को ना तुम थोड़ा अच्छे से समझ लो, और उसको फिर तुम अपने इसमें अडेप्ट करो। क्योंकि इंडिया में इस तरह कोई नहीं सोच रहा। जो इंडिया में सो कॉल्ड होलिस्टिक सेंटर्स हैं, वो दे आर टोटली शैटर्ड। मेडिकल डॉक्टर्स उनको नहीं मानते, वो लोग उनको नहीं मानते। वो उनको बोल देते हैं हमारे पास आना तो वाली सारी दवाइयां बंद करो। वो उनको बोल देते हैं अगर तुम्हें उनके पास जाना है तो जाओ। आपस में टीम वर्क नहीं है, इसमें टीम वर्क इज लैकिंग, व्हिच इज देयर इंटरनेशनली। मैं कहती हूँ माओ क्लिनिक तक में इट इज प्रॉपर टीम वर्क दैट टेक्स प्लेस, नो वन अब्यूजेस एनीबडी। यहाँ पे है कि हमारी मेडिकल साइंस को योगा वाले, आयुर्वेदा वाले वो सीधा कह रहे हैं आपको तो और इस सब में बेचारा पेशेंट पिस जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। बिल्कुल, अच्छा, और क्या है, बहुत सी एक इसमें मैं सब लोगों को मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इट इज अ बिग वार्निंग फॉर एवरीबॉडी कि कभी भी एक मेडिसिन को अपने आप दूसरी मेडिसिन के साथ ऐड मत करिए। क्योंकि बहुत सी एलोपैथी की जो हमारी मेडिसिन हैं, वो आयुर्वेदा का रॉ मटेरियल वही है। भाई हमारी भी तो मेडिसिन कोई सारी की सारी लैब में थोड़ा बनती हैं, प्लांट बेस्ड होती हैं। मतलब वो लोग तो ये बोल के भी हमारा तो हर्बल होता है। अरे तो एलोपैथी में कहाँ से बनती है दवाई? उनकी भी तो हर्बल हर्ब से बनती है। सिर्फ उसको मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे लाने का उनका, और उसके ऊपर डबल ब्लाइंड ट्रायल्स करने का, ईच मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली करने का। यहाँ पे वो 8-10 को कॉम्बिनेशन करके करते थे, एंड दे डू नॉट नो कि इंडिविजुअली क्या हो रहा है। क्योंकि दिस साइंस इज एक टाइम में, आई एम नॉट सेइंग कि वो साइंस नहीं है यहाँ पे, वो साइंस कोई टाइम रहा होगा जब बहुत शार्प होगी, लेकिन आज वो अपने उस प्योर फॉर्म में नहीं है। क्योंकि हम उसको रख नहीं पाए, हम उसको ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स वी वर फोर्स्ड इनटू एक्सेप्टिंग कि वी आर नो गुड इन द वर्ल्ड। हमारे दिमाग में सब बातें डाली गई और हम उसके शिकार हैं। लेकिन अब देखो, वी हैव टू स्टैंड वेयर वी आर टुडे। वी कैन नॉट लेट थिंग्स गो हेवायर कि हम इसको छोड़ के उसको पकड़ लें, दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू, आवर अप्रोच हैज टू बी साइंटिफिक, और हमें आज की साइंस में ही जीना है। हम अपने पास्ट उसके ऊपर, जब तक हम उस वाले साइंस को फॉर्म को लेके नहीं आ सकते, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन दैट। अगर हमें एक हेल्दी कंट्री डेवलप करना है, तो वी हैव टू। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसमें प्योरिटी नहीं है, ये तो बात है, क्योंकि पूरे घटक नहीं उनके होते हैं, घटक पूरे नहीं होते। राइट। तो इसलिए वो ट्रायल के लिए लोग यूज करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं। वो सब चीजें जो है दे आर अ डिफरेंट थिंग, बट पीपल मस्ट थिंक। और एक चीज का ध्यान रखें, अपनी एक मेडिसिन के साथ बिना अपने डॉक्टर की सुपरविजन के दूसरी मेडिसिन, दूसरे सिस्टम की मेडिसिन को ऐड मत करिए। दे कैन बिकम वेरी वेरी हैजार्डस। तो अभी दिस इज द स्टेज दैट आई एम इनटू, व्हाटएवर आई कुड डू।
और अब इस टाइम पे मैंने अपने आप को अपनी लेखनी के हवाले कर दिया है, क्योंकि उसके भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि मेरे 5-6 फ्रेंड्स जो कि स्कूल से मेरे साथ थे, कोई कॉलेज से साथ थे, वो 60 to 70 की एज के बीच में ड्यू टू सम इलनेस या समथिंग हैपेंड एंड दे हैपेंड टू पास अवे। तो इट वाज अ अलर्ट ग्रेट शॉक फॉर यू कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यही सोचती रह जाऊं और मी टाइम आए ही ना। तो मैंने कहा बस अब जो टाइम है, हाँ आई एम स्टिल इनटू प्रैक्टिस बट नॉट दैट हेक्टिक प्रैक्टिस। अभी भी जो भी मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं जो मुझसे कंसल्ट करते हैं या जो भी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। मगर वो जो 24 आवर वाली प्रैक्टिस थी, बिकॉज वंस यू आर इनटू दैट देयर इज नो एक्सक्यूज, देन देयर इज नो टाइम फॉर योर लीना, So मिस्टर वर्मा बता रहे थे, मिस्टर वर्मा से बात हो रही थी जब हम फार्म हाउस पे गए थे इनके, तो वो बता रहे थे कि जी सुबह 3 बजे आप देखो तो ये मेज पर लिखने के लिए बैठी हुई होती हैं। क्योंकि मैं रात के एक क्या है ना कि एक मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही सेट हुई है सिंस माय स्कूल डेज। जब से मैंने साइंस मतलब ली थी तब से मैं रात के 10 बजे में बैठती थी पढ़ने, टिल 2 o'clock मेरा रेगुलर होता था। और उस टाइम के ऊपर मेरा माइंड बहुत फास्ट काम, बिल्कुल शांति होती थी आसपास। तो मेरी मम्मी बहुत बार मुझे कहती थी कि आसपास के घरों में देख वो वाले लड़के की भी ना मतलब कि वो ये 10th क्लास का वो है, और देख वो दोपहर के 3 बजे से 6 बजे तक मैंने देखा है उसको पढ़ते हुए, वो ऊपर उसने आंख नहीं उठा के देखी, तो सारा दिन भटकती रहती है इधर उधर। मैं कहती मम्मी वो 6 घंटे में जो पढ़ता है ना, मैं रात को 2 घंटे में पढ़ लेती हूँ। पढ़ाई उसी वक्त होती है नीलम जी। आई एम स्मार्ट गर्ल। पढ़ाई भी और लेखन कार्य भी, पढ़ाई भी लेखन कार्य भी उसी समय तो में होता है, इसलिए वो माइंड जो है ना मेरा अंदर से ट्यून्ड है उसके लिए। और जो काम मैं दिन के, अगर मैंने 1-2 बार ट्राई करा कि 3 बजे से 6 बजे जरा मैं भी करूं, कुछ नहीं हुआ, नहीं हो पाया। जीरो। मैंने कहा मेरा ना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उसी के साथ सेट है। तो अभी आजकल भी यही है कि मैं आराम से अपना नो कॉल बेल्स, नो फोन्स, नथिंग, जो मेरा थॉट का वो सीक्वेंस चल रहा है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरे अपने मतलब आई एम इन एन अदर वर्ल्ड। मैं इस दुनिया की नहीं होती तब। एंड आई एंजॉय। लिखने का समय वही होता है, लिखने का समय वही होता है। बिल्कुल। आपकी इसी दूसरी दुनिया के बारे में एक क्वेश्चन है जो काफी टाइम से मन में आ रहा है, वो ये कि जैसे जैसे आपने बताया कि आप शुरू से कविता आपका पहला प्यार हम कह सकते हैं कि थी, तो उसमें कविताओं में आपके इमोशंस पहला और आखिरी आखिरी नहीं कहेंगे हम। तो इस प्यार में जो आपकी जर्नी रही है उसमें कौन कौन से इमोशंस पे आपने कविताएं अलग अलग फेजेस ऑफ योर लाइफ में आपने लिखी? बिल्कुल। तो एक तो ये मैंने आपको जैसे इसका बताया कि पहले मैंने उसमें, क्योंकि स्थित प्रज्ञ लक्षणम का जब वो आया तो तब मेरे मन में आया कि मैं पूरी गीता को शॉर्ट में पढूं, कि मैं ये समझूं कि वो कहना क्या चाहते थे शुरू से एंड में। तो मुझे लगा कि ये तो पूरा ड्रामा है, अरे बीच में देखो काल रूप आ गया, देखो इसको तो स्टेज पे करना है। तो मैंने पूरी की पूरा उसमें से पार्ट्स निकाल लिए जो स्टेज के लिए अप्रोप्रिएट थे, और उसको मैंने हिंदी की पोएट्री में करके मैंने उसे उत्कृष्ट भारत में उसे मैंने ट्रांसलेट कर दिया। और फिर मैंने कहा चलो अब, और वो तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा लंबा बन जाता है। तो उसमें से मैंने 45 मिनट का मैंने मतलब मेरे माइंड में था कि मैं एक कॉम्पोजिशन करूंगी, और अपना मैंने टीम वगैरह में उनके लिए तैयार कर रही थी, अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स जो कि डांस में थे उनका सबका ग्रुप बना के। तो अब और जब मैं करती थी ना कॉम्पोजिशन, तो उस टाइम मेरा नेशनल म्यूजियम का गोल्डन जुबली था, वो टाइम था। तो कोई वहाँ के जो थे वो मेरे से बात करने के लिए आए कि हम चाहते हैं आप, मतलब हाँ अभी मेरी बुक भी नहीं बनी थी, अभी ले भी नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे दिनेश नंदिनी डालमिया जी को किसी के थ्रू मेरी इसके बारे में पता चल गया। और उन्होंने अपने मतलब वहां से अपनी टीम में से किसी को मेरे पास भेजा कि हम इस साल का कविता विदुषी का अवार्ड आपको देना चाहते हैं उत्कृष्ट भारत को। मैंने कहा अभी तो मैंने छापी भी नहीं, अभी तो मैंने प्ले भी नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं। कहते नहीं हम आप ही को देंगे।
तो वो एक मुझे उससे और कॉन्फिडेंस आ गया। और उन्हीं के शायद किसी के थ्रू मेरे को वहां पे ये वाला अपना स्टेज करने का ऑफर आया। तो मैं अपना मतलब टाइम था तो मैं अपना आराम से कॉम्पोजिशन और तैयारी कर रही थी। और मैं उसकी कॉम्पोजिशन करते मैं सोचती थी कभी ना अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, जैसे लोग सोचते हैं ना यूएस में करके आएंगे, यूके में, मैं सोचती थी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास, कभी मुझे नहीं पता था वहां पे कोई फेस्टिवल होता है, कि अगर कभी अपॉर्चुनिटी तो मैं वहां, और अभी मेरा आधा ही बना था और मुझे वहां से कोई टीम मतलब मेरे को किसी के थ्रू आ गई कि हमारे पास हाफ एन आवर का स्लॉट है, अगर आप अपना उत्कृष्ट भारत करना चाहें तो। मैंने कहा अभी तो मैंने पूरा बनाया अभी नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो उनके पास में हाफ एन आवर का है ना, उतना तो निकल आएगा। तो जैसे तो मेरा जो पहला शो हुआ श्री कृष्ण के, जहाँ उनकी वाणी का या उच्चारण हुआ उसी स्थली पे जाकर हुआ, तो एक अलग तरह का रोमांच आ जाता है ना दिल में कि देखो कहाँ तो हम इतना एंग्शियस थे और अब कहाँ पे ईश्वर एंग्शियस हो रहा है, आओ भाई जल्दी आओ यहाँ करो आके, बोलो मैंने क्या बोला था, बताओ सबको। फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे उनमें ऑडिटोरियम्स में उसमें अलग शो हुआ, कई कॉलेजेस में हुआ, इस्कॉन के मंदिर में हुआ। तो ये एक तो ये मेरा हो गया। अब मैं पता नहीं किसी के घर गई थी तो उनके वो जो थी वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्रोफेसर थी वो, तो उनकी बहुत सारी बुक्स ऐसे लाइन में लगी हुई थी, उसमें से मुझे झांकती हुई दिख गई ऋग्वेद संहिता। अच्छा। इतनी मतलब इतनी बड़ी बुक थी जिसमें हर उसके श्लोक का उनके मंत्र के साथ में एक फोटोग्राफ थी, कॉफी टेबल बुक थी, और वो किसी जर्मन स्कॉलर ने लिखी थी जो कि बड़ा उसने टेक्निकली किया था, मतलब जितना उसका कैलकुलेटिव ईच लाइन का जो मीटर था उसे अकॉर्डिंगली उन्होंने ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, मतलब उसी जो उनका स्वर वो था उसी उसके हिसाब से उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। मैंने कहा ये लग गया मेरे हाथ में सुराग। और उसमें से छांट के 100 के आसपास, वो तो इतना मतलब विशाल का है ऋग्वेद। तो मैंने बहुत ये सुना हुआ था कि ऋग्वेद जो है, और उसके मैंने साइनॉप्सिस वगैरह भी ऐसे स्कूल टाइम में मैंने देखे हुए थे, तो वो जैसे मतलब एक होता है ना एक एक्साइटिंग चीज, जैसे आपके हाथ में कुछ छुपा हुआ गुप्त खजाना लग गया, मैंने कहा ये मिल गया मुझे। तो उसमें से मैंने अपना, और जब उसका भी एक जिस ढंग से उन्होंने उसको फ्लो था उसका, मुझे लगा कि ये तो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म की बात कर रहे हैं, प्रकृति और मनुष्य का क्या समष्टि व्यष्टि, उसके यूनिज्म की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अरे यही तो चाहिए आज। और अगर आप उसे मॉडर्न टाइम में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में खाली हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट नहीं ले रहे, वो पूरा कॉस्मोस ले रहे हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड का अंश है हम। तो हमारे अंदर जो है बिल्कुल। और एक चीज मेरे माइंड में थी कि जो जैसा होता है उससे वैसा ही बनता है, यानी अगर ईश्वर अविनाशी है तो हम भी अविनाशी हैं। ये जो हमारा रूप जो चेंज हो रहा है, इट इज ओनली एन इल्यूजन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो जो हमारे क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका एक साइंस बैकग्राउंड है तो आप कई चीजें बड़ी इजीली एनालाइज कर लेते हैं और आप उनको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो दूसरा मेरा मोड़ ये आया, फिर उसको मैंने ट्रांसलेट किया। अब उसी वो बुक मेरी बन रही है बाय द नेम ज्योतिर्गमय। अच्छा। जिसमें मैंने उसके कुछ अंशों को लेके मैंने हर भाग को, उन्होंने तो एक एक मंत्र को अलग अलग किया था, मैंने एक पूरे चैप्टर में वो क्या कहा जा रहा है उसके भाव को लेके, उसका भाव लेकर के उसको मैंने उसे शॉर्ट करके उसको कंडेंस करके, और मेरे लिए बहुत इजी हुआ क्योंकि संस्कृत के जो मूल शब्द है ना, उनका धातु रूप जो है वो कई जगह हिंदी में एज इज है। बिल्कुल। अच्छा। तो उसको ढालना, हिंदी में ढालना मेरे लिए बहुत इजी हो गया। और क्योंकि मीनिंग तो मुझे वो जो उन्होंने जो स्कॉलर थे उन्होंने क्योंकि इंग्लिश में लिखा ही हुआ था, और उन्होंने भी उसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे से लिखा था, तो मुझे अपने ढंग से उसे, मतलब मुझे बहुत उससे जिसको कहते हैं ना एक सहारा मिल जाता है। तो सब सपोर्ट ऐसा मिल गया
कि वो अपने आप ही उसका फ्लो बनता गया, और जैसे एक एक करके द्वार आपके खुलते जाते हैं ना, आप अंदर सिंह द्वार एक बार हाँ। खुल जाए तो आप अंदर चलते जाते हैं टिल यू रीच द कोर एनर्जी ऑफ योर हार्ट। तो उसमें वैसा ही है। Absolutely. और जो अंतिम जो उन्होंने कहा है वो आज के समय का है कि दिव्य पथ के साधक की है यह परम गति, एकाकार हो सभी देव पूर्णाहुति। जो आज के समय के उन्होंने कहा है कि सब अपना अपना रहे, लेकिन सब हार्मोनाइज हो जाएं। वो बिल्कुल। किसी को नहीं कह रहे कि तुम हमारे ढंग से सोचो या हमारे ढंग से ये बिल्कुल। करो, या मतलब कि वो वर्शिप करो। नहीं, तुम जो हो वैसे रहो, हम सब हार्मोनाइज ढंग से, हमारा माइंड की वेव्स हमारी हार्मोनाइज हो जाए। इतना सुंदर है जो बिल्कुल, उनका बिल्कुल। अंतिम, जिसको हम लोग एक आत्मा यज्ञ कहते हैं, वो आज की हाँ जी। जैसे कहते हैं ना कि विश्व की हर समस्या का समाधान वहां है। कोई उसमें वो फिर भेद ही नहीं रहता। हम सब एक दूसरे का स्वागत करें, उसका भाव ये है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम अस्मि की जो अवधारणा है वो यही वो है। यही है। ये नहीं है कि मतलब नीलम जी और पूर्णिमा, लीना सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर, नहीं नहीं, वो नहीं है। सब अपने अपने पाथ पे हाँ चले, जी। लेकिन हाँ जी। सबका पाथ का टारगेट एक ही है, सबका बिल्कुल। गोल टारगेट एक ही है। तो आप लोग पहुंचोगे हाँ वही, जी। अपने अपने रास्ते से चलिए। रास्ते अलग कोई अलग किसी है, के ठिकाना ऊपर तो बंधन एक नहीं है, है, ठिकाना तो मौजे एक है। सही बिल्कुल। हदार दहाना तो एक है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज रियली वर्थ डूइंग दिस वर्क। तो वो अब जब आएगा ज्योतिर्गमय तो आप वाह 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 सबके वाह वाह, सामने आपको लोकार्पण होगा अग्रिम रूप उसका। से बधाई और शुभकामनाएं। और और एक जी। और आया पॉइंट, जब मैंने हाँ, कथक डांस में मैं देखती थी कि जो कॉम्पोजिशंस होती थी ना, उसमें कालिदास का ऋतु संहार बहुत होता था, लेकिन वो सब लोग जो कॉम्पोजिशन जो हुई थी उसमें सब में एक्सप्रेशंस के साथ में दिया जाता था। कोई एक उसका जो वो होता था श्लोक, वो बोल के गा के, और फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन से कि समर में चंदन घिस रहे हैं, ये कर, बारिश में ये हो रहा है। मैंने कहा अगर इसके पीछे शब्द भी हो और वो हिंदी में हो, बिल्कुल। तो वो कहीं से, हाँ शायद नेशनल बुक ट्रस्ट में मेरे एक कोई फ्रेंड थे, तो मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा तो कहीं मेरे को नहीं मिला वो उनका ऋतु संहार। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे लाइब्रेरी में है, तो उन्होंने मेरे को निकलवा के वहां से दे दिया। और उसका मैंने उसके फिर मैंने अंश निकाल के ऋतुओं का मैंने ऋतु संहार को मैंने उसका मैंने ट्रांसलेशन, वो भी बस आने उसको मैं एज अ कॉफी टेबल बुक निकाली। तो वो जिसमें हर उसकी थोड़ी पिक्चर्स भी रहेंगी और थोड़ा उसका वो रहेगा, तो ऐसे करके उसका अच्छा, उसका एक, तो ऐसे ये जो 3-4 चीजें जैसा आपने कहा कि अलग अलग तरह के बोर्ड। और फिर मेरा जो उत्कृष्ट भारत था, वो मुझे डॉक्टर हरीश नवल मिले फिर लेखिका संघ नहीं, दिनेश नंदिनी डालमिया जी के घर पे ही कोई फंक्शन हुआ था, वो उसमें उन्होंने उनको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। तो जब नाम बोला तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ इनको शायद यही थे शायद। वो क्या होता है ना, इतने सालों में शक्ल वगैरह चेंज हो जाती है। तो वो मेरे पास में उत्कृष्ट भारत था, तो मैंने उनको अपना नाम बता के उनके हाथ में दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मुझे किसी और जगह मिले तो कहते हैं कि सुनो नीलम, उत्कृष्ट भारत के बाद क्या हुआ? मैंने कहा वॉर हुई उसके बाद में। तो कहते लेकिन लक्ष्य तो धर्म संस्थापना था, वो कैसे हुआ? तुम इसके बारे में सोचना। मैं कह रही हूँ ये जो कभी आज तक सोचा नहीं, नोबडी हैज थॉट ऑफ दिस। उसके बाद में वहां का डाउनफॉल हुआ, फिर हस्तिनापुर का डाउनफॉल हुआ, फिर वो द्वारका का डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल ही डाउनफॉल हुआ, वॉर के बाद तो यही सब होता है। तो जब मैं एक दिन अपने 1-2 साल निकल गए उनको कहे वो, मैं भूल भी गई। जब मैं अपने फार्म पे एक दिन, मेरे एकदम वो कॉटेज के बाहर एक आम्र, मैंगो की बहुत सारी ट्रीज हैं, एक बिल्कुल मेरे बाहर मैं जब, और उस टाइम पे स्प्रिंग का मौसम था और आम्र मंजरियां जो थी वो बोर उनकी अरे गिर रही थी। तो मैं 1-2 बार वहां से आई गई, तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ ये मुझसे बात करना चाह रही है। तो मैंने कहा ओह मिल गया आइडिया। आम्र मंजरी तले महाभारत के युद्ध के बाद राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ और राधा बनी धर्म का संस्थापना करने के लिए आज के युग में। उस
उस युग का तो जो था वो हो गया, लेकिन आज के युग के लिए जो प्रकाश की किरणें लेकर आई वो राधा लाई, प्रेम कि तुमने वहां पे कर्म का संदेश दिया, लेकिन कर्म के मार्ग पर दुख भी है, दर्द भी है, सहना भी है। मेरा प्रेम का मार्ग देखो ना कितना सरल है। तो मैंने कहा ये संदेश आगे लेके आएगी राधा। तो वो उसका जब एक दफा शुरू हुआ ना माइंड में आना, तो वो थॉट्स अपने आप मर्ज करते गए और बन गई मेरी अंतरंगिनी। तुम लौट आई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत रचना है अंतरंगिनी। एक चीज नीलम जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अभी तक की जो आपकी लेखनी है वो बहुत ही इंक्विजिटिव जो आपकी नेचर है उससे इंस्पायर्ड रही है। पहले इंक्विजिटिवनेस आती है, उसके बाद क्रिएटिविटी। क्या कभी इसका ऑपोजिट भी हुआ है कि कोई एक खास इमोशन ने आपको डोमिनेट किया हो और उससे आपकी राइटिंग इंस्पायर हुई हो? बिल्कुल, ये हुआ हाइकू के साथ। जब मैं डॉक्टर हरीश नवल के साथ में मेरा फिर से जब उनके साथ में बातचीत शुरू हुई, और जब मैंने अंतरंगिनी लिखा, जब उनको उसका मैंने स्क्रिप्ट दिया, मैंने कहा अब ये देखो, अब आपके कहने से लिखिए, अब आप ही को इसकी भूमिका लिखनी पड़ेगी। तो उनके उस टाइम पे घर पे कुछ पोइट्स वगैरह का गेट टुगेदर होता था, तो वो उन्होंने कहा कि तुम भी आना। तो एक दो बार मैं गई, उनमें एक हाइकू राइटर थे, तो जब मैं उनके हाइकू सुनती थी तो मैं कहती थी ये कैसी पोट्री बनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लग गई। तो फिर मैंने थोड़ा सा हाइकू के बारे में, मैंने आजकल तो इंटरनेट पे सो इजी टू फाइंड आउट। तो जब उसको मैंने देखा, जब मैंने समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा ये तो पूरा जिसको हमारा प्रकृति का सौंदर्य जो जो छोटे छोटे, उसमें खास बात ये होती है कि आप किसी छोटे आश्चर्य की बात करते हैं, तो वो उसमें मुख्य ये कि आपको सिमिली ऐसी होनी चाहिए जो आज तक न सोची। और उसमें वो लोग ऐसी स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस थिंग्स की वो सिमिलीज ले आते हैं कि एकदम लगे जैसे ना ऐसा उस 3 लाइन में आना चाहिए। मतलब इट इज नॉट सिंपली मिक्सिंग ऑफ द 17 लेटर्स जैसे 5 7 5, खाली वो नहीं है। जैसे शिखरिणी में है कि आपके 4 पद में 17 होने चाहिए, लेकिन उसमें वो शर्त नहीं है कि कहानी यहाँ पूरी हो गई, पूरी। बिल्कुल यही एग्जैक्टली हाइकू को, इसी तरह हाइकू को कंक्लूसिव नहीं होना है, उसको पाठक के साथ इंटरैक्टिव होना है कि पाठक सोचे अच्छा ऐसे हो सकता है, नहीं लेकिन ये तो ऐसे भी हो सकता है। तो वो उसके सामने ऑप्शंस खुले, आपको 3 लाइनों में पाठक को जगाना है, उसको अपनी स्पून फीड नहीं करना है कि आपने किसी समस्या बताई उसका वो निकाल के दे दिया, नहीं। आपने कुछ भी अगर अपना एक आइडिया थ्रो किया और उसको छोड़ दिया कि अब वो पाठक के माइंड में उड़ेगा, तो वो उसको आगे उसको बढ़ाए, अपने ढंग से उड़ान करे, उसको अपने ढंग से बढ़ाए। और ये उसी तरह से बिल्कुल। तो जब ये एक चीज तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने उनको मैंने जो हाइकू लिखती थी उन्हें मैंने बोल सुना करना शुरू किया। तो मुझे हमारे उसमें ग्रुप में वो थे आशीष कंतवे जी थे, तो उन्होंने देखे, तब मैं नए नए हाइकू लिखती थी और मैं फेसबुक पे डाल देती थी। कहते डॉक्टर साहब, और उन्होंने ही मेरी अंतरंगिनी हर महीने पे थोड़े अपना, तो मैं आपकी ना बुक छाप दूंगी। मैंने कहा ऐसे थोड़ा होता है, हर महीने पे हाइकू लिख दो, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा 6 मौसमों पे तो लिखे हुए ना कालिदास ने इतनी सारी पोइट्री। कहते नहीं आपको समयांतर नहीं जाना, आपको उसमें नहीं जाना, आपको हर महीने पे निकालने हैं। और पहले तो मैंने 6 महीने, मैंने कहा कौन ऐसे लिख सकता है हाइकू, मेरे को तो मैंने मुश्किल से 20-25 हाइकू नहीं लिखे आज तक, मुझे कह रहे हैं आप हर महीने में 10-10 हाइकू, 200 हाइकू बना दो। 200 हाइकू में कहां से बना दो? होटल का मेनू थोड़ा ही है कि जी ये खाना ये खाना ये खाना। तो और लेकिन एक दिन बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरा पेन चलना शुरू हुआ और हो गए शुरू, क्योंकि उसकी भी पीछे साइंस थी। जब मैंने थोड़ा सा मन के बारे में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हर मन नक्षत्र पे बेस्ड है। मुझे मिल गया उसमें गुरु मंत्र मिल गया। मैंने कहा अब तो मैं बना, क्योंकि एक चीज और है,
अगर मैं हाँ। डॉक्टर ना, तो हमेशा इंसान को एक सेकंड सेफ्टी वैल्व उसके पास होना चाहिए। मैंने अपना सेकंड लाइन ऑफ एक्शन रखा हुआ था, इफ आई विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ एस्ट्रोनॉमिस्ट। और हाँ। मुझे सीनियर साइंस टैलेंट का स्कॉलरशिप भी मिल गया था। मैंने दिल्ली के कैंडिडेट्स में टॉप भी किया था कि अगर मैं साइंस का स्ट्रीम ले लेती, जो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स सोचा हुआ था, तो मुझे टिल पीएचडी माय एजुकेशन वाज फ्री। लेकिन वो मेडिकल स्ट्रीम के लिए नहीं था तब, अब आजकल उसके लिए भी है। तो मैंने कहा कि जबकि प्री मेडिकल करना वाज अ बिग रिस्क ऑल्सो। एक तो मैं अपना स्कॉलरशिप छोड़ रही हूँ, दूसरा मैं अपना 1 साल का रिस्क ले रही हूँ, और अगर मैं वो नहीं मेडिकल में आती तो मुझे बीएससी के फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड आई ऑल्सो लूज माय स्कॉलरशिप। मगर वो डॉक्टर बनने का जो था ना, वो इतना स्ट्रांग था मेरे अंदर, तो वो मैंने रिस्क लिया। लेकिन अगर बाई चांस अगर ना मैं उस वाले स्ट्रीम में जाती, तो मैंने एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना था। तो इसलिए वो जैसे ही नक्षत्र आए ना, मेरा वो अंदर से झनझना उठा, मिल गया। वो तो सारे चमक पूरा गया। का पूरा उसका पूरा का पूरा विधान है जी कि हाँ जी, जिस महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है, उस महीने का नाम उस नक्षत्र पे होता है। बिल्कुल। तो वो मुझे उसको असल में क्या है ना, अगर आपको उस स्टेज पे जाके कुछ नया अध्ययन करना पड़े, बहुत बार वो बड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन मुझे लगा कि सुपरनोवा ब्लास्ट हो गया। तो वो मैंने बड़े आनंद से देखो। फिर उसको थोड़ा बहुत ऋतु के साथ जोड़ना, थोड़ा बहुत नायक नायिका के साथ जोड़ना, थोड़ा सा फेस्टिवल्स के साथ जोड़ना। अगर आपको एक बेस मिल जाए ना, आपने किसके ऊपर अपने फाउंडेशन की जो बिल्डिंग है उसे स्टैंड करना है, तो फिर वो आपके लिए एक वो बहुत एक इंटरेस्टिंग, फिर पूरा का पूरा पेड़ जो है वो अपने आप ही अपनी शेप ले लेता है। वैसे नीलम जी, आपने समयांतर को जब हमने पढ़ा तो आपने उसमें इस चीज को बाकायदा उकेरा भी है कि जो नक्षत्र होते हैं ना, जिनके नाम पर महीने का नाम पड़ा होता है, उनका असर मनुष्य के जीवन पर और मन पर बिल्कुल बिल्कुल और इस चीज को आपने समयांतर में बड़े अच्छे से आप लेकर भी आए। जी 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 जी। और मैंने वो, क्योंकि उसमें कोई सच कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जो मैंने कैरेक्टर नहीं है, नायक नायिका का सिंबोलिज्म हाँ लिया है, वो मैंने इसी तरह से हाँ जी। देने की कोशिश की है कि जो भी पढ़े उसको लगे हाँ हमें कभी ऐसे या कभी ऐसा सोचते हैं, हमारा भी कोई ऐसा है। तो वो एक उसको एक अपना उसमें मिरर, उसको अपना उसमें प्रतिबिंब उसको दिखे, जो हर मौसम में जो नायक नायिका के भावनाएं हैं, उनको मैंने इस तरह से इंटरमिंगल किया है कि पाठक को अपना रूप उसमें दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें आ गया। अब आई हमारी अमृता शेरगिल। ये तो मेरे कहीं मतलब उसमें भी नहीं था, स्कोप में नहीं था कहीं भी मेरे। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते थे, वो फेसबुक पर ही ये कोविड टाइम में उनसे मेरी इंट्रोडक्शन हुई। मैंने कुछ अपने वो अंतरंगिनी की वो फार्म के ऊपर वो पिक्चर शॉर्ट 2-2 मिनट की बना के डाली हुई थी। तो उन्होंने वो देखा, तो उनका मुझे मैसेज आया कि ये मैं आपकी मतलब कि अंतरंगिनी मुझे भेज दो, मुझको पढ़नी है। तो उन्होंने अपनी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी मेरे को 3-4 उन्होंने भेज दी, और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज आउटस्टैंडिंग विमेन ऑफ इंडिया पे बेस्ड थी, व्हिच ही हैड मेड 20 years बैक। तो उसमें उन्होंने मुझे अमृता शेरगिल की डॉक्यूमेंट्री भेज दी। अब उसको देखते देखते मैंने 5-6 हाइकू लिख दिए, क्योंकि उन दिनों मेरा हाइकू पूरे जोर पे चल रहा था। तो उनको मैंने फोन पर कहा, मैंने कहा ये आपकी मैंने देखी। तो कहते हाँ, जब मैंने इसकी वो फिल्म बनाई थी तो उससे वो मतलब वो भी हिंदू कॉलेज से ही हैं, लेकिन हमसे मेरे ख्याल से 10 साल सीनियर होंगे। तो वो कहने लगे अरे मैं तो स्टेज पे भी करता था, जब ये करता था मैं तो इसमें ये करता था 20 साल पहले, ये जब मैंने बनाया था सीरियल तो उससे बात करी, फलाने आर्ट वाले से बात करी। तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा अब आप ना जरा रुको, मेरी बात सुन लो, मैंने 4 हाइकू लिखे हैं, पहले आप मेरे 4 हाइकू सुन लो। अच्छा, लकीली वो जो पर्सन है मिस्टर आजाद, वो जापान में भी रह के आए हुए हैं फॉर सम आर्ट एंड कल्चर वर्क। तो इसलिए वो हाइकू की समझ है, जहाँ से हाइकू। तो उन्होंने जैसे सुना तो कहते
कमाल का तू काम करने जा रही है। मैंने कहा मैं क्या ऐसा करने जा रही हूँ? कहते इस फिल्म को 2 बार देख, 10 बार देख और हाइकू लिख, ये इसको तू बना ऐसे करके पेंटिंग के साथ में। ये किसी ने वर्ल्ड में काम नहीं किया। अमृता शेरगिल को ये फिर सबसे बड़ी वो होगी कि तो उसको आपके टाइम के हिसाब से कुछ सोचा उसके ऊपर, जो कि पेंटर ना हो, जो कि पेंटर ना हो। तो अक्सर तो पेंटर के बारे में तो पेंटर ही सोचते हैं, कहते किसी पोइट ने नहीं सोचा। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, मैंने देखा कुछ इंग्लिश के पोइट्स ने उसके ऊपर कुछ पोइम्स लिखी हुई हैं उसकी पेंटिंग्स पे, लेकिन इस रंग से नहीं, मतलब इतना इलेबोरेटिव नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं उसको ना जब भी देखती मैं उससे, जो उनका वो बीच में एंकर था जो उसकी पेंटिंग के बारे में बता रहा होता था, तो मैं उसकी बात को ध्यान से सुनती कि वो क्या कह रहा है। फिर मैंने इंटरनेट पे ही सर्च करके उसकी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा और मैंने जाना, तो मुझे लगा कि yes, she is a personality on which there is so much to speak from the soil of India. हमारे भारत की है वो। तो वो जब एक दफा वो मेरा माइंड जो था ना वो उसके उसमें जो जिसको कहते हैं ना मोह जाल में, उसकी पेंटिंग्स के मोह जाल में, और उसकी पर्सनैलिटी, मैंने कहा देखो पर्सनैलिटी के मोह जाल में भी आप फंसी हैं, और जिस तरह से आपने हाइकू में उनकी पर्सनैलिटी को डाला है, बिल्कुल, मतलब इट वाज सो सेंसिटिव कि एक 20 साल की लड़की, आप आजकल की देखो 20 साल की लड़कियों की सोच क्या है, किसी दूसरे देश से भारत आती है और दिन रात लगी रहती है यहाँ की गंदगी में जाके, मतलब नहीं तो वो चाहती उसके पास में इतना बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज सब कुछ था, कहाँ से आई थी वो, बिल्कुल संपदा थी, इतना वैभव था, वो अपने कैरेक्टर्स की वो पेंटिंग बनाती, मतलब जो उसके और वो फटाफट उसकी मार्केट में भी सेल थी, मगर वो मतलब सबसे जो लोएस्ट क्लास के स्टाफ क्वार्टर्स में जाके घूमती रहती थी, उन लोगों को देखती थी, और इतना उसने सेंसिटिवली उनको पोर्ट्रेट किया, उन्हें उसने उनकी दीनता नहीं दिखाई, उनकी दीन स्थिति में भी जो उनकी आंखों में स्वाभिमान है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हमें वैसा स्वीकार है, क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी जो उसकी देन हमारी पेंटिंग वर्ल्ड के लिए नहीं, फॉर द साइकी ऑफ अवर कंट्री, कि जो आजकल उनका नाम लेके, उस टाइम पे भी इतने सारे वो आते थे मिशनरीज के फंड्स आते थे, वो कहती थी इनको ये सब नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहते, इनके ऊपर दया मत दिखाओ, सिर्फ जो इनका हक है, जितना इन्होंने काम किया है, इनके साथ जब बात करते हो तो इनको सम्मान दो, इनको ये अपने ये दीनहीन नहीं है, दीनहीन तो हम हैं, दे आर सो हैप्पी इन व्हाटएवर दे हैव गॉट, अगर उनके पास कुछ नहीं है स्टिल दे आर हैप्पी, मोर हैप्पी देन अस, हम जो इतना कुछ होके भी वी आर ऑलवेज वांटिंग मोर। तो उनको तो ये जो उसका आइडिया था, इसको मुझे उसकी पेंटिंग में से निकालना था कि ये दिखना चाहिए कि वो एज अ पेंटिंग, वो केवल उसकी वो जो उसकी वो है उसका जो स्टेट ऑफ जो उस कैरेक्टर की जो दयनीयता है, उसमें स्वाभिमान है, ये पॉइंट मुझे लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और उसी के साथ जो उसने फिर यंग गर्ल्स, यहाँ पर एक चीज हम जरूर, आपकी इजाजत से एक चीज जरूर हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, कला गर्विता रंग रेखा रूपसी मेरी अमृता, शून्य आकाश अंधेरे में ढूंढती आत्म प्रकाश, आया सैलाब अधूरी सी जिंदगी डूबा शबाब, हमें ताकती लिए हाथों में ब्रश जीती जाती। आपने तो अमृता का पूरा जो पर्सनालिटी थी, पूरा जो उनका व्यक्तित्व था, उसे इस तरह से आपने उसमें डाल दिया है हाइकू में कि मतलब सच में तो उनका हमारे सामने उनके व्यक्तित्व का पूरा चित्रण, उनके व्यक्तित्व का पूरा चित्रण इन लाइनों में आ चुका। पूर्णिमा जी, आपने डॉक्टर नीलम की समयांतर की भी समीक्षा की है, तो आपसे वो भी हम सुनना चाहेंगे अभी। अरे वो तो देखिए, हम पूरी समीक्षा तो नहीं उसकी सुनाएंगे, अदरवाइज पता लगा 8-10 मिनट हम ही खींच के ले गए, हम तो यहाँ नीलम जी को सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन उसको पढ़ के जो हमें समझ में आया वो ये आया
कि हम सब जानते हैं कि समय जो है वो परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन की जो पुनरावृत्ति है वो निरंतर होती रहती है और चक्र ने क्रमेण घूमते हुए ये जो समय है ये एक ही बिंदु पर आकर के पुनः वहीं से घूमना, कहते हैं ना कि यहाँ से आकर के फिर यहीं से घूमना शुरू कर देता है और वो जो बिंदु है वो ना कभी घटता है ना बढ़ता है और इन्हीं आवर्तन प्रत्यावर्तनों के 12 महीने में अपनी पुनरावृत्ति वो करता रहता है। और जब सच बताएं, ये हम दिल से कह रहे हैं कि जब हमने समयांतर के चक्र के साथ घूमना शुरू किया तो वास्तव में चक्करदार टुकड़ों पर्णों के साथ कई आवर्तन लेते हुए हम खुद ही बिंदु बन गए। और जैसा नीलम जी ने, सच में नीलम जी, और आपने तो खुद ही कहा है कि कालिदास के जो षड्रितियों में समाहित उन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया। आपकी अवधारणा असल में वहीं से थी, लेकिन उसको आपने हाइकू के माध्यम से जिस हिसाब से बढ़ाया, और जो आपने बताया, एक ज्योतिषी होने के नाते हम कह रहे हैं कि हर महीने का नाम उस महीने की पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होता है उस पे होता है और उसका जिस तरह से प्रभाव जनमानस पर पड़ता है उसको आपने जिस तरह से दर्शाया है 12 मासा में। जी जी तो जी, हम तो या इसके लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे, समीक्षा पूरी नहीं करेंगे, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि क्या कहें क्या सुनाए भला, आज हम शब्दगम पड़ गए हैं कथन के लिए, भाव हैं किंतु अभिव्यक्त कैसे करें, वाणी मुखरित नहीं है कथन के लिए। वर्ष के मास 12 है भावों भरे, वर्ष के मास 12 है भावों भरे, चंद्र नक्षत्र सब है नमन के लिए, समयांतर के आवर्तनों संक्रमण, होश किसको किसको रहा फिर मनन के लिए। क्या बात है। और अब नीलम जी आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल नीलम जी, कुछ भी जो आपको सबसे प्रिय हो, क्या चाहिए, कुछ अंतरंगिनी से, कुछ समयांतर से, कुछ बिल्कुल हर जगह से थोड़ा थोड़ा सुनना चाहेंगे। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, 1 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल चलो बस वो ले सकते भैया। अब इन्होंने जो लीना, इन्होंने जो उसमें क्या नाम, ये पेंटिंग में, कविता में की बात की है, तो जो ये भारतीय संस्कृति और संस्कारों और विचारों का एक बड़ा खूबसूरत मेल और भारतीय श्रमिकों के प्रति, जैसा अभी नीलम जी भी कह रही थी, सम्मान की भावना, ये अमृता की पेंटिंग्स में, आप कभी अमृता की पेंटिंग्स किसी गैलरी में जाके देखना, बिल्कुल मैंने देखी हुई है, बिल्कुल उसमें दिखाई देती है। और उपनिवेश, हालांकि उनकी खुद की लाइफ बड़ी उलझी हुई रही और उन पे बहुत सारे इल्जामात भी आते रहे उनके कैरेक्टर को लेकर के, लेकिन उनकी वो एक अलग चीज हो गई। हमें किसी रचनाकार उस चीज पे नहीं जाना है, लेकिन उनकी पेंटिंग्स में उपनिवेशवाद का जो है उसके लिए एक विरोध वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और इसके अलावा भारतीय नारी का सौंदर्य और उसमें जो एक उदासी घुली हुई है, जितनी जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की उनके चलते, और उदासी के साथ जो सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है वो भी, उसको उन्होंने बड़ा जीवंत किया है। और उसी चीज को जो है इन्होंने, नीलम जी ने बड़ी खूबसूरती से, मतलब आप उनके में कविता पढ़िए तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो पेंटिंग आ गई है। इसके लिए भी हमने कुछ पंक्तियां लिखी थी। अब नीलम जी यही है, नहीं है इस वक्त यहाँ, तो थोड़ा प्रिविलेज उसका ले ले। बिल्कुल, हम सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ऑल ईयर्स। हमने लिखा था कि भावों का आलोक प्रसारित करते चित्रों में, मन के भावों को निरूपित करती तुलिका में, कुछ मुस्कुराहट तो कुछ उदासी में डूबी मानवी में, मानव नहीं कह रहे, मानवी बोल रहे हैं, कुछ मुस्कुराहट तो कुछ उदासी में डूबी मानवी में, एक समग्र सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती तुलिका में, शब्दों के रंग भरने का किया अनुपम प्रयास आपने, शब्दों के रंग भरने का अनुपम प्रयास किया आपने, वाणी मुखरित करने को दे दिया स्वर आपने, नमन है ऐसी तुलिका और ऐसी लेखनी दोनों को, तुलिका अमृता
और लेख लीजिए। पूर्णिमा जी, आप एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप कभी कभी कुछ बातें गलत कहती हैं। जी अभी आपने कहा कि समयांतर की अगर हम समीक्षा करना चाहेंगे तो 10-20 मिनट लग जाएंगे। यहाँ तो आपने 4 पंक्तियों में पूरा उसका भाव हमें बता दिया। नहीं तो हमने उसमें भी तो कहा है, समयांतर में भी कि वर्ष के समयांतर मास नहीं, ये पेंटिंग की, ये तो पेंटिंग है। हमने समयांतर का भी कहा है कि वर्ष के मास द्वादश है, भावों भरे चंद्र नक्षत्र सब है नमन के लिए, समयांतर के आवर्तनों संभ्रमण होश किसको रहा अब मनन के लिए, ये बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो नीलम जी जी हाँ जी, अब ये जो आपने जो कहा, ये एक ऐसी स्त्री की, भारतीय स्त्री का जननी माँ भारती, बिल्कुल ऐसा रूप है। अगर आप ये पेंटिंग देखें, इसमें कहीं भी वह जो स्त्री का जो रूप है, उसे अपने में कोई लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। वो पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंट है और वो अपने दोनों बच्चों को ये कह रही है, मैं इन्हें आश्रय देने में समर्थ हूं। तो इसी और अमृता जी, नीलम जी उस समय की ट्रेल ब्लेजर थी। उस समय जो पत्रकार इंडिया में आते थे, वो जिस तरीके से इंडियन विमेन को सेक्सुअलाइज करके या फिर उसकी गरीबी को दिखाते थे, अमृता शेरगिल ने उसको एक नया पर्सपेक्टिव दिया, एक रिस्पेक्ट दिया इंडियन विमेन को, जो कि सलाम करने योग्य है। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने इसे आज उठाया है कि हम आज भी उसी जंजीर में फंसे हुए हैं। हमारी कितनी सारी हमारी एनजीओ ऐसी हैं तो सिर्फ इस पिक्चर के फॉर्मेट को दिखाते हुए और कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, और वो क्या करती हैं, वी ऑल कुछ करेंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप उनका सम्मान दीजिए। मैं इसी पेंटिंग पर जो है, मैं कुछ जो इनके हाइकू जो मैंने किस ढंग से इसको मैंने कहना चाहा कि वो पेंटिंग क्या कह रही है, हमारे सामने खुले हुए हैं, पढ़िए जी। धूल में सनी नारी की व्यथा कथा धरा ने जनी। वाह। आप इसको देखें तो अगर कहीं आपको सीता का ध्यान आ जाए, धूल में सनी नारी की व्यथा कथा धरा ने जनी, बंधी बेड़ियां दिन भर घसीटती, मैं वैसे कह रही कि मैं क्यों नहीं आ रही, बोझा उठाती, बोझा उठाती, मलिन शरीर से वंश चलाती। वाह, क्या बात। देखी न जाए, वो उनके वहां जाके देखती थी और उसको इतना से वो अपने ऊपर हेटरेट होती थी कि ये लोग ऐसे एबल टू, और फिर भी देखी न जाए, अंग अंग की पीड़ा रात छिपाए, लज्जा विहीन चेहरा कुरेदती दुर्दशा दी, मौन चीत्कार रूखी सूखी रोटी में माँ का दुलार, माँ का दुलार। क्या बात है। संतप्त श्वास ममता की बाहों में खेले विश्वास, खेले विश्वास, ना कोई क्रोध, ना आश्चर्य, ना भय, ना ही विरोध, मौन हताशा चाहती मिले कभी थोड़ा दिलासा। वाह, क्या बात है। संघर्ष शेष जननी माँ भारती भगनावशेष। वाह, बहुत। नीलम जी मन ही डोला, मन ही डोला, मन ही डोला, यस, झूले का मन ही डोला और सदवृक्ष दोनों। ये उस युवावस्था का गर्ल्स का वो पोर्ट्रे है कि जो अपनी युवावस्था से भी उनको भय लग रहा है कि झूले, मतलब मन भी कर रहा है कि आगे कुछ अच्छा होगा या कुछ उन्हें आनंद आएगा, लेकिन वो झूले को छूने में भी वो कांप रही है, उन्हें भय हो रहा है, कांप रही है। हाँ। लाल चुनर 16वां सावन,
झूलता डर, हाँ, यौवन लाया रंगों की खिलाड़ी, वाह, सकुचाए कदम संशय भारी, हम्म, खोई उमंग रंगों की मोह माया हो गई भंग, साहस जुटा चढ़ती झूले पर नजरें झुका, डर रही है, नजरें, झूला जो डोला सिहरन से भरा मन हिंडोला, आंखें चुराती उड़ने को हवा में पांव उठाती, वो उसकी इतनी बारीकी है, देख बहुत अपने स्लीपर्स को नीचे छोड़ के धीरे से करना पांव उठाया है, अभी डर रही है वो, मस्त बयार करती मनोहार, वाह बहुत सचिन चित्र, आजा चल झूल, फूल चुनर उड़ चली घर आए, आशंकाओं के पार झूला ले जाए, वाह वाह। तो ये उसका पूरा मैंने, और एक सर्प वृक्ष जी, सर्प वृक्ष तो हम सब है ना, जी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हीं के तो पीछे ये सारा जो युद्ध चल रहा है, जो इस समय मुल्कों के बीच में इतनी सारी, मतलब जिन विषय का हमारे जीवन को सिर्फ अंत करने के सिवाय कोई और उनका मोल नहीं है, उन्हीं में उलझे हुए हैं। इसीलिए इसका ये मैंने जो इनके सर्प वृक्ष को मैंने ये सीधे ना कोई पत्ता ना कोई छाया, चढ़ते जा रहे सब। नीलम जी, आपके कनेक्शन में मुझे लगा कि और सब कुछ ग्रे कलर। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी जी, अब आ गया। वो एक्चुअली ना उसने रॉन्ग वाला कैच किया हुआ था, इसीलिए थोड़ा वो कर रहा। और सब कुछ ग्रे है जी, ना सच ना झूठ, सच और झूठ के बीच में डोल रहे हैं हम सब, लेकिन कहीं दूर एक स्वर्णिम आभा शायद है। तो हमें, जो कि हमें कह रही है विश्वास मत खोना। बिल्कुल। तो इसी भाव को मैंने इन हाइकू में कहा। तिमिर लोक ऊंची वृषावलियां, क्षीर्ण आलोक, निर्जन वन उगाता सर्प वृक्ष, मानव मन। सब हमारे मन है। वृक्ष विक्षिप्त भीतर से खोखले, सदा अतृप्त। क्या बात है। मदान्ध भाव निर्वसना शाखाएं, विष प्रभाव, विष प्रभाव। बहुत हम सब विष पी रहे हैं हर उस पे लेवल पे, भले ही हम अपने बाहर के वातावरण को देखें, हम अपने भीतर के वातावरण को देखें, हम सब विषपान ही कर रहे हैं, सब विषपान कर रहे हैं। आवेश भरा निरर्थक उत्पात व्यथित धारा। धरती कह रही है तुम समझते क्यों नहीं, देखो मैंने कितना कुछ दिया है तुम्हें, तुम आनंदित क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए। शापित दृश्य धूम्र भस्म आलेप, खड़े मनुष्य, विकल प्राण धूमिल आकृतियां, पाए ना त्राण। हमें कहीं कोई स्कोप नहीं है कि हम इस, जो हम बंधे हुए हैं इन सर्प वृक्षों से, हम निकलेंगे कैसे। एक तरह का नागपाश है हमारे आसपास। क्षण भंगुर करुणा के पल्लव, नन्हे अंकुर। अगर आप ध्यान से देखें, उसमें बहुत ही डेलिकेटली छोटे छोटे अंकुर, जो पत्तियां बिल्कुल नाजुक, कि वो राह ढूंढ रही हैं कि, लेकिन उनको, मतलब वो हमें, ये हमारे भीतर विश्वास का अंकुर। क्षण भंगुर करुणा के पल्लव, नन्हे अंकुर, नीरव निशा अंधकूप के पार झांकती उषा। अंधकूप हम लोग साइंस में भी ऑल नो, अवर सबकॉन्शियस ब्रेन इज कॉल्ड द अंधकूप। एक वो गान भी है, अंधकूप बड़ा भयानक करके कुछ है। तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड ही, हम अगर हम कॉन्शियसली सोचेंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम।
बट द वर्ल्ड इज इन अ ग्रिप ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द सबकॉन्शियस माइंड। और इसी के पार से, क्योंकि क्या है ना, द्वंद्व चलता है इस पूरी सृष्टि में, द्वंद्व चलता है। तो एक तरफ दैवी शक्तियां हैं, एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं, कोई भी समाप्त नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वह दिव्य शक्ति भी है। नीरव निशा, अंधकूप के पार झांकती उषा, क्षितिज रेखा प्रस्फुटित प्रकाश दर्शन देता। बड़ी बारीकी से आपने उसको, चित्र को देख के देखा है, समझा है, फिर आपने उस पे हाइकू लिखे। अब कुछ और जो आपको पसंद है। असल में मेरा जो पूरा इसका लक्ष्य ये रहा कि मैं अमृता शेरगिल को, मॉडर्न माइंड को इंट्रोड्यूस कर पाऊं। सिर्फ उनको ही नहीं, जो पेंटर्स हैं, जो कलाकार हैं, जो हिंदी के साहित्यकार हैं, मैं उस कॉमन पर्सन को, जिससे ना हमारी संस्कृति आती है, ना हमारी सभ्यता जानता है, ना हमारा आर्ट एंड कल्चर जानता है, ना हिंदी की पोएट्री जानता है, ना हिंदी भाषा जानता है, लेकिन उसको इसमें से कुछ ऐसा मिल सके कि वो अमृता शेरगिल की मानसिकता और उसके आज के संबंधों को जानने के लिए उत्सुक हो सके, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ है। और ये मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है कि ये सिर्फ एक उत्सुकता पैदा करने का माध्यम है। अब मैं आपको लाती हूँ अपनी अंतरंगिनी पर, क्योंकि समय आप सुनाई। I was waiting for this, नीलम जी। ये मेरी अंतरंगिनी, मेरे हृदय में हमेशा इसका, ये जो पहला जो मैंने लिखा वाक्य कि अभी ये पीछे ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका उन्होंने एक शॉर्ट करके एक ड्रामा, काजल सूरी की आवाज में आया था। बिल्कुल नहीं, काजल सूरी उनकी डायरेक्टर है, वो उन्होंने दो वहां पे उन्होंने कॉल की, नहीं वॉइस उनकी नहीं थी, वहां पे दो उनकी वो थे कैरेक्टर्स थे, मेल एंड फीमेल, जिन्होंने ये किया था। शी वाज द वन हु ड्रामेटाइज, इसका उन्होंने ड्रामा वर्जन उन्होंने निकाला, एंड नाउ इट इज हर vision and I'm so excited about it to stage it in an auditorium. Let's see how it comes out to be. लेकिन मतलब ये आकांक्षा मेरे दिल में कहीं पे जब मैंने पूरी की थी तो मेरे मन में थी, लेकिन मैंने किसी से कही नहीं। जब उन्होंने मुझे कहा हम इसको स्टेज करें, मैंने कहा ये मैं सपना देख रही हूँ कि मतलब कई बार होता है ना, आप एक सपना देखते हैं और फिर वो सपना आपका पूरा होता है, ये बिना सपना देखे ही सपना पूरा हो रहा है। ये मजे की बात, मतलब एक उसका स्कोप बन रहा है जी। तो पर्व 2, तुम लौट आए कान्हा, धर्म और कर्म की रक्षा का संकल्प निभाए, भविष्य का मार्ग प्रदीप्त करने का कोई अनुष्ठान शेष तो नहीं छोड़ा। देखिए वो सखी है और वो अंतरंग सखी है, तो वो थोड़ा सा वो भी ले सकती है उसमें, बिल्कुल उसका प्रिविलेज वो ले सकती है उनको, लेकिन उसके पीछे भी उसका अगाध प्रेम है। उनके लिए जो उसके हृदय में एक जो इतने समय से शी वाज सो मच, जिसका कहते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब्ड रही वो, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानती थी क्या हो रहा है महाभारत में, अगर वो समकालीन थी तो वो सब कुछ, तो शी वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड द हैपनिंग्स एंड ऑल दैट। इससे तो इसलिए वो उनके लिए जो उसके मन में जो सेंसिटिविटी है ये उसी को दिखा रहा है। भविष्य का मार्ग प्रदीप्त करने का कोई अनुष्ठान शेष तो नहीं छोड़ा, सच कहना सुकुमार। अब वो सीधा उनके काल रूप पे आ रही है। सच कहना सुकुमार, उस प्रचंड महायज्ञ के उग्र रूप में स्वयं प्रज्वलित होकर तुमने क्या पाया? तुमने क्या बात। क्योंकि श्री कृष्ण का जो पहला इसका चैप्टर है वो यही है कि श्री कृष्ण लौट रहे हैं और मन में सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो समझ जाएगी कि मेरे भीतर क्या व्यथा और क्या संघर्ष मेरे भीतर चल रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा था, और उसके लिए जो कुछ भी मैंने सहा है वो मेरे कष्ट को समझ जाएगी बिना मेरे कहे। तो वो सीधा पूछ रही है, सच कहना सुकुमार, उस प्रचंड महायज्ञ के उग्र रूप में स्वयं प्रज्वलित होकर तुमने क्या पाया? तुम सूत्रधार थे ना उस घटनाक्रम के,
खेल तुम्ही ने रचा था ना, पर वहाँ तुमने जो कहा, पर वहाँ तुमने जो कहा, क्या समझ पाया कोई? एक बात पूछूं सांवरे, क्या कोई जान पाया है तुम्हें वैसा जैसा मैंने जाना? मतलब उसमें अपने ऊपर एक उनमें वो भी है कि तुम्हारी जो एक मैं हूं ना, वैसी कोई नहीं है। इसीलिए तो अंतरंगिनी थी वो। ये तो जी। तुम्हारा ये छलिया रूप कितना विकट है, इसका सम्मोहन पार कर पाना कितना दुष्कर है। जानती हूँ केवल मैं, तुम कितना भी छिपाओ, तुम्हारे मनोभावों को पल भर में बूझ लेती हूँ। अंतरंगिनी हूँ तुम्हारी, तुम्हें व्यथित नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हारे अनुतप्त हाथों को थामने लो मैं आ गई हूँ। देखो, और वो क्या क्या हुआ है वो उसका भी उन्हें आभास दे रही है। देखो, तुम्हारे आगमन की आहट सुनते ही बसंती संध्या ने अपना सुवासित आंचल फैला दिया, युद्ध से दग्ध शत विक्षत यमुना तट को ढांक दिया है। तुम्हारे अदम्य सैनिकों के अनेकानेक प्रहार सहकर भी यह आम्र मंजरी किसी साधिका से अविचल तुम्हारे ही अभिवादन में झूम रही है। चलो आज फिर इसी आनंदमय कोश का आश्रय ले जो हमारा अपना है। तुम्हारे माया जाल से परे यही एक सत्य है, अन्यथा सब मिथ्या। कितना सरल है ना कान्हा, कितना सरल है ना कान्हा, पर तुमने सब उलझा दिया। आओ सुलझा दो। क्या बात नीलम जी, बहुत ये मेरी और कुछ कोई गजल? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप तो सब कुछ लिखती हैं, गजल, हाइकू, मुक्त काव्य, सब कुछ लिखती हैं। गजल तो मैंने एक साल पहले ही शुरू की है लिखनी, और अब एक मेरी गजल की बुक आने जा रही है जी। ये भी जिसे कहते हैं ना कि गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है बहुत बार, तो बस मेरे फेसबुक पे कुछ मैं ऐसी लिखती रहती थी शायराना, वो मतलब मुझे तो आती नहीं थी लिखनी गजल, तो एक कोई जिया जी करके बहुत अच्छे शायर हैं, तो उनका मुझे मैसेज आया कि आप क्या लिखती है गजल भी? मैंने कहा नहीं, मुझे आती नहीं है, और मैं उनको ये कहना चाहती थी और मैं सीखना भी नहीं चाहती, लेकिन वो कहते अच्छा आपने जो लिखा है मुझे भेजिए। मैंने उनको भेजा तो कहते आप बहुत अच्छी लिख सकती हैं। मैंने कहा मतलब बिकॉज आई न्यू कि उसकी एक टेक्निक है विच वन हैज टू रियली, कहते हम आपको एक ना लाइन लिख के देते हैं, आप उसी के जैसा लिखिए आगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने दिया लिख के मुझे कुछ एक, उन्होंने मतलब उसका मिसरा बना के दिया, तो मैंने धीरे धीरे जोड़ जोड़ के मैंने कहा ये एक दो बार में मेरी हालत देखेंगे, कहेंगे तो तुम कुछ करने लायक नहीं हो, क्योंकि मुझे आता ही नहीं, मुझे उसका जोड़ तोड़ उतना मीटर। देखो हिंदी का तो जो जब मैं लिखती हूँ ना, अगर मैं कोई गीत भी लिखती हूँ तो मैं अपने मन में उसकी धुन बना लेती हूँ, और मैं उसी वाली धुन को मैं अपने आप से कॉपी करती रहती हूँ। तो और उसमें इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली इतनी मात्रा की बांट होती है। गजल में तो बहुत स्ट्रिक्ट उनके रूल्स हैं। और मुझे कोई और धुन में को मैं कॉपी नहीं कर सकती, मैं अपनी ही धुन में जो बनाती, मैं किसी पिक्चर की ट्यून भी नहीं मैं कॉपी कर सकती। वो अब मुझे लगे सिखाने इसको ना, तुम ऐसे ट्यून करके गाओ। अब मैं सोचती हूँ मेरे को तो ट्यून तो मुझसे मतलब मैं कॉपी कर ही नहीं सकती, वो मेरे अंदर आर्ट ही नहीं है। तो फिर खैर मैंने धीरे धीरे करके कोशिश की, और फिर वो मैंने अब जब मैंने आंच मेरी बन गई, कहते अगर आप ना 20-25 लिख लोगी ना तो आपके बैठ जाएंगे। मैंने कहा 20-25 तो मैं 20-25 साल में नहीं लिख सकती। तो वो कहते नहीं आपके भीतर बहुत अच्छी शायरा है। कहा भाई मुझे तो नहीं दिख रही शायरा, मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं। खैर उन्होंने मुझे बहुत लगन से और बहुत मेहनत से, अगर मेरा बीच में 2 दिन भी गैप आ जाता था ड्यू टू सम रीजन, आपने लिखा ना शुरू नहीं किया इस बार, ऐसे आप सब भूल जाएंगी, फिर मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो अब ये मुझे इतना हौसला दे रहे हैं, तो फिर मेरे भी अंदर जब थोड़ा कुछ मैं अच्छा अपने आप को भी यू कम टू नो ना कि आप तो देखिए किसी भी पोइट्री में सबसे पहले आपको अपने आप को
खुश करना बिल्कुल। पड़ता है। यू हैव टू बी बिल्कुल। सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव रिटन योरसेल्फ। तो मुझे जब थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी लगने लगी कि हाँ मैं इसको ऐसे भी कहा जा सकता था और ये कहने का स्टाइल अच्छा लगने लगा मुझे, तो फिर मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा वो उसका जोश आने लग गया। तो जी अब मैंने एक चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसी गजल जो मैंने अभी हाल ही में एक नई बहर सीखी है, तो मैं आपको उस पे हुस्न इश्क पे सुनाती हूँ, ताकि हम एक प्यार भरे माहौल के साथ अपने इसके अंतिम उसकी तरफ चलें। चांद सबसे छुपकर जब छत पे मेरी आता है, चांद सबसे छुपकर जब छत पे मेरी आता है, हुस्न इश्क की महफिल रात भर सजाता है। हुस्न, शुक्रिया। हुस्न इश्क की महफिल रात भर सजाता है। नगमे अब मेरे कोई मुझसे ही चुराता है, नगमे अब मेरे कोई मुझसे ही चुराता है, रोज तन्हा रातों में फिर मुझे सुनाता है। रोज, शुक्रिया शुक्रिया। रोज तन्हा रातों में तन्हा फिर मुझे रातों में सुनाता है। फिर मुझे सुनाता है। क्या बात। शुक्रिया। अब्र बन के सहरा में खुशबुएं उड़ाता है, अब्र बन के सहरा में खुशबुएं उड़ाता है, वो मेरी मोहब्बत के नाज भी उठाता है। नाज भी उठ, क्या वो बात है। मेरी मोहब्बत के नाज भी उठाता है। शुक्रिया। वाह। बांध कर समंदर से तूफान की हवाओं को, बांध कर समंदर से तूफान की हवाओं को, मेरी कश्ती को माझी पार अब लगाता है। मेरी कश्ती को माझी पार अब लगाता है। आसमां की चादर पर तान कर शफक को वो, आसमां की चादर पर तान कर शफक को वो थाम कर मेरी बाहें तारों में घुमाता है। तारों में, क्या बात, क्या बात। थाम कर मेरी बाहें तारों में घुमाता है, मेरी रेशमी पलकें चूम के वो ख्वाबों में, मेरी रेशमी पलकें चूम के वो ख्वाबों में, खुद कभी सुलाता है, खुद कभी जगाता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सही। शुक्रिया। खुद कभी सुलाता है, खुद कभी जगाता है, वक्त के तसव्वुर में खो गया था जो लम्हा, वक्त के तसव्वुर में खो गया था जो लम्हा, नीलम अब भी शमा में अक्सर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। नीलम अब भी शमा में अक्सर झिलमिलाता है, चांद सबसे छुपकर जब छत पे मेरी आता है, हुस्न इश्क की महफिल रात भर सजाता है। क्या बात, रात क्या भर बात सजाता है। क्या बात। जी जी जी। हाँ जी, अब बताइए आगे। हाँ अभी और कुछ हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। ये दिल है कि मानता ही नहीं नीलम जी। ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अंत में, अगर मैं जी। मैं अगर आपको अंत में मैंने ये सोचा था, जी वंदन एक खास चीज थी जो कि मैं
मैं आप सब लोगों के लिए एक मैं शुभकामना के साथ उसे अंत करना चाहूंगी। वाह जी बिल्कुल। मैंने सोचा था इसमें निकल आएगा, बहुत मेरा हम्म। हाँ निकल आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इस गीत का शीर्षक है ज्योति गीत। वाह। हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, हो सहस्र ज्योति गीत, हो सहस्र ज्योति क्षण, थिरकते हो ज्योति स्वर काल के अवशेष पर, थिरकते हो ज्योति स्वर काल के अवशेष पर, महकते हो पारिजात ज्योति रश्मि केश पर, ज्योति अंग वस्त्र का हो हृदय में अवतरण। वाह वाह। ज्योति अंग वस्त्र का हो हृदय में अवतरण, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, ज्योतिर्मय प्राण बने एक ज्योति बिंदु, ज्योतिर्मय प्राण बने एक ज्योति बिंदु, ज्योति कलश में झलके पूर्ण ज्योति इंदु, वाह। शुभांगिनी धरा करे ज्योति सिंधु का वरण, शुभांगिनी धरा करे ज्योति सिंधु का वरण, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, ज्योतिर्मय चिंतन हो ज्योतिर्मय मन, ज्योतिर्मय चिंतन हो ज्योतिर्मय मन, ज्योति अरविंद सा खिले ज्योति तन। वाह। ज्योति यहाँ मैंने श्री अरविंद को ये मैंने क्योंकि उनका वो है कि जर्नी टुवर्ड्स लाइट, तो ये उनके उस थॉट से इंस्पायर्ड है। ज्योति अरविंद सा खिले ज्योति तन, स्वस्ति नक्षत्र करे ज्योति गगन में रमन, स्वस्ति नक्षत्र करे, इसमें आपकी स्वस्ति भी आ गई स्वस्ति आपके नक्षत्र भी आ गए। स्वस्ति नक्षत्र करे ज्योति गगन में रमन, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, हो सहस्र ज्योति गीत, हो सहस्र ज्योति कण। तो ये था मेरा। बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत सुंदर। और अब लीना आगे। जी तो ये थी एक बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ जर्नी हमारे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेस्ट डॉक्टर नीलम की, और ये कॉन्वर्सेशन नीलम जी बहुत ही कैप्टिवेटिंग रही, और जिस तरीके से आपने एक बहुत ही इंट्रिकेट रिलेशनशिप बनाया है साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है कार्डियोलॉजी का, और पोइट्री जो कि आर्टिस्ट्री है, और डांस जो कि इमोशन बेस्ड है, इस सब का जो अमलगमेशन आपकी पर्सनालिटी में हुआ है वो आज हम दर्शकों तक पूरी तरह तो शायद नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जितना भी पहुंचा पाए उसके लिए मैं आपका और डॉक्टर पूर्णिमा का धन्यवाद देती हूं, क्योंकि पूर्णिमा जी ने आपको इनवाइट किया और आपने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। और अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर पूर्णिमा 2 शब्द हमसे कहें। और मैं अपना अंत करने से पहले 1 मिनट में वंदे मातरम हिंदी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत से मुझसे पढ़े लिखे लोग कहते थे कि हमें वंदे मातरम के बाद क्या बोलते हैं हमको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसका भी कुछ ऑपरेशन करती हूँ, तो उसको मैंने हिंदी में एक उसका अंश मैंने कहने की कोशिश की है, वो मैं अंत करने से पहले मैं आप सबके सामने वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। मातृभूमि वंदन, पुण्य भूमि वंदन, वेद भूमि वंदन, देव भूमि वंदन, भरत भूमि वंदन, वीर भूमि वंदन, शस्य श्यामलम वंदे मातरम,
सुंदर सजीला रूप है, चंदन सा शीतल है पवन, माटी है संजीवन, पुलकित रुपहली रात है, स्नेह झलकाते नयन, महकते उपवन, खिलखिलाती मुस्कुराती ध्वनि मधुर मधुरम, सुरम्य आवरण, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शत शत नमन माँ भारती अनुपम, वंदे मातरम। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर नीलम जी। एक्चुअली वंदे मातरम पूरा लोग गाते भी नहीं हैं। हाँ, जो इनके संघ के या भारत विकास परिषद वगैरह के कार्यक्रम होते हैं उनमें पूरा वंदे मातरम गाया जाता है, अदरवाइज लोग वंदे मातरम पूरा गाते भी नहीं हैं, तो इसलिए लोगों को पता भी नहीं है कि आगे क्या है। बहुत सुंदर आपने इसका वो किया। और आपकी रचनाओं के बारे में अगर हम बोलने बैठे हैं तो अभी हमारे 7-7, 8-8 मिनट के वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमने आपकी रचनाओं के बारे में बोले हैं। अभी बोलने बैठे हैं तो एक पूरा प्रोग्राम ही हो जाएगा। इसलिए आज का जो ये प्रोग्राम था, ये पूरा जिसे कहते हैं कि लाइव, मतलब एक जीवंत प्रोग्राम था। मतलब एक ऐसी परिचर्चा हुई है कि गोष्ठी सी लगी है ये। आप इंटरव्यू नहीं, एक गोष्ठी जैसा ये कार्यक्रम आज का रहा। इसके लिए आपकी शैली को हम नमन करते हैं कि आपकी शैली ही ऐसी है और लीना के प्रश्न पूछने का तरीका भी ऐसा है। हमारी लीना एक्सपर्ट हैं। और अब बानू जी, आप अंत में क्या कहेंगे आपसे? भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि नीलम जी को जितना सुना हमने, हमारा अभी मन पूरा नहीं भरा। अभी उसके एक कोने तक ही पहुंचे हैं, लेकिन जितना सुना मतलब परतें खुलती चली गई और हम अपने आप को उसमें डुबोते चले गए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती कि कोई सोच नहीं सकता। एक डॉक्टर, एक गीत गायक, एक गजल गायक, मतलब जितनी वैरायटी में आपने किया, वाकई में जिसे कहते हैं ना, आपको सलाम करने का दिल करता है। और आपसे हम फिर मिलना चाहेंगे। इसके लिए आज के आने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जब भी आपका आदेश होगा शिरोधार्य। वो तो हमें पता है, वो तो आपको मतलब उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं नीलम जी। चलिए तो अब हम जल्दी ही मिलेंगे, सावन के कार्यक्रम में मिलेंगे, जल्दी ही ऑनलाइन ही करेंगे सावन पर एक काव्य गोष्ठी। के लिए लीना और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने का। और इसी तरह अगर आप और भी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी रहे। आगे भी हम और कलाकारों को आपसे मिलवाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।